आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, कल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 431 हिंडियन में इतने सारे समूह प्रदर्शनों के बावजूद आपको एक भी बच्चा नहीं मिल सकता। निर्देशक ने अपने बगल में बैठे सहायक से पूछा। सहायक ने कहा, निदेशक महोदय, मैं समूह शो देखने गया था और वहाँ काफ़ी बच्चे थे, लेकिन कुछ महीने के बच्चों को ढूंढना वाकई मुश्किल है। इस तरह के समूह शो के लिए आमतौर पर आपको पहले ही बता देना पड़ता है और अगले दिन कोई न कोई बच्चे को घर पर ही ले आएगा, और हमारे जैसे शो के लिए किसी को ढूंढना मुश्किल होता है जिसे अस्थायी रूप से जोड़ना पड़े। अन्यथा पहले इस दृश्य को डाल दें और मैं बात करने के लिए समूह में जाऊंगा और कल एक उपयुक्त दृश्य होगा। निर्देशक ने कहा, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। अनन्या सक्सेना का अभिनय नायिका का युवा नाटक है। उसने इसे आज पूरा कर लिया और कल के लिए और भी इंतजाम है। यह आखिरी सीन है और मैं इसे बच्चों के बिना नहीं कर सकता। सहायक को सिरदर्द हो रहा था और उसने कहा, अन्यथा मैं कहीं और देखूंगा। जाओ, निर्देशक ने कहा। सहायक जल्दी से बाहर भागा, लेकिन वह बहुत तेज भागा और बगल के पुल पर अर्जुन सक्सेना से टकरा गया। ये मेहराबदार पुल छोटी नदी के ऊपर बना है। चूंकि नाव को नीचे से गुजरना होता है, इसलिए पुल की एक निश्चित ऊंचाई है। दोनों तरफ के लोग पहले पुल पर चढ़ना चाहते हैं। जब सहायक अर्जुन सक्सेना से टकराया तो वह सीढ़ियों की आखिरी मंजिल पर था और अर्जुन सक्सेना के मजबूत शरीर से टकराया, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया। अगर यह गिर जाए तो कोई छोटी बात नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपना हाथ बढ़ाया और खींचकर सहायक के शरीर को अचानक स्थिर कर दिया। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सहायक पुल पर खड़ा था, एक हाथ से अपनी छाती ढांक रहा था और डर के मारे सीढ़ियों से नीचे देख रहा था। क्षमा करें, मैं अभी बहुत तेज दौड़ा और गलती से आपसे टकरा गया। मुझे यहाँ जल्दी है। अगर आपके पास कुछ काम न हो तो क्या मैं पहले जा सकता हूँ? सहायक बच्चे को ढूंढने के लिए उत्सुक था, लेकिन फिर भी जब वह किसी से टकराया तो उसने विनम्रता से अर्जुन सक्सेना से पूछा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। सहायक ने सिर हिलाया और कहा, मुझे सचमुच खेद है। तो मैं सहायक ने बोलते हुए एक कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया उसका पैर रुक गया, क्योंकि उन्होंने अनन्या शर्मा और आंटी वांग चेन को देखा जो अर्जुन सक्सेना के साथ आई थीं। साथ ही उनके गोद में बच्चा भी था। बच्चा, और वह एक बहुत प्यारा बच्चा है। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा और बाकी लोगों को आते देखा और जाने ही वाले थे कि तभी सहायक ने जल्दी से उनका पीछा किया और अर्जुन सक्सेना को रोका और कहा, नमस्ते सर, क्या मैं आपसे एक काम मांग सकता हूँ? सहायक ने क्रू के दूसरी ओर की स्थिति के बारे में बात की तथा वहां मौजूद कैमरे और क्रू की ओर इशारा किया। सर, प्लीज़ एक काम कर दीजिए, आपके तीनों छोटे बच्चे बहुत प्यारे हैं। हमारी टीम प्लॉट सेट करने के लिए एक प्यारे से बच्चे की तलाश में है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ग्रुप ऐसे ही है। बड़े बच्चे मिलना वाकई मुश्किल है। अर्जुन सक्सेना थोड़ा हिचकिचाए, अपना सिर घुमाया और अनन्या शर्मा से कहा, अनन्या, तुम फैसला करो। अनन्या शर्मा को ऐसी किसी चीज़ का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने तीन प्यारे प्यारे बच्चों को देखा और कहा, मुझे डर है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे तीन बच्चे केवल 6 महीने से ज़्यादा के हैं और वे पहले कभी नहीं रहे। इन सब के संपर्क में आने के बाद मुझे चिंता है कि वे फिल्मांकन की प्रक्रिया के अनुकूल नहीं होंगे। चिंता मत कीजिए मैडम, हम इस शॉट में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस बच्चे को बिस्तर पर बैठाना है। बच्चे को कैद करने में पूरी प्रक्रिया में सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं और हमें बच्चों के किसी भी काम में सहयोग की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ दो, मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि बच्चे का किरदार निभाने वाला एक्टर आज ही खत्म हो जाएगा और कल दूसरे शेड्यूल होंगे। अब बच्चे को ढूंढना वाकई मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि अगर मुझे और बच्चे मिल भी जाएं तो वे तुम्हारे 3 छोटे बच्चों जितने उपयुक्त नहीं होंगे। तुम्हारे बच्चे वाकई बहुत प्यारे हैं। जब अनन्या शर्मा ने उन्हें बच्चों की इतनी तारीफ करते सुना और उनका लहजा बहुत ईमानदार था तो वे मदद करने में थोड़ा हिचकिचाए। ये देखकर कि वे सहमत नहीं हैं, सहायक जल्दी से वहां गया और निर्देशक को बुलाया। जब निर्देशक ने आरव, अन्या और रिया को देखा तो उनके चेहरे पर तुरंत उत्साह छा गया। ईश्वर, ये 3 छोटे बच्चे बहुत प्यारे हैं। आप दोनों भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं।
कोई आश्चर्य नहीं कि बच्चे इतने अच्छे दिख रहे हैं। क्रू की स्थिति, मेरे असिस्टेंट को आपको अभी समझा देना चाहिए था। मैं आप दोनों की चिंताओं को समझता हूँ। इस तरह हम थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। जब तक बच्चे आपस में झगड़ते नहीं हैं, हम लगभग 30 सेकंड का एक सीन पूरा कर सकते हैं। चिंता मत करो, अगर यह सिर्फ 30 सेकंड का फुटेज भी है तो हम आपको इसके लिए पैसे देंगे। आपका बच्चा वाकई बहुत प्यारा है। अगर बच्चा इस सीन में कैमियो करने को तैयार है और उसकी तनख्वाह इतनी है तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगी? निर्देशक ने सीधे कलम निकाली और स्क्रिप्ट पर 5,000 लिख दिया। सामान्यतः हिंगडियन में समूह प्रदर्शन के लिए वेतन की गणना दैनिक आधार पर की जाती है, जो कि मात्र 300 रुपये प्रतिदिन है। इस तरह के 30 सेकंड के शॉट के लिए 5,000 रुपये पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन निर्देशक को लगता है कि यह इसके लायक है। ये शॉट मुख्य रूप से नायिका के बारे में है, लेकिन टीवी पर बाओ बाओ द्वारा निभाई गई नायिका का बच्चा बहुत सुंदर है। बच्चे ज़्यादा वाजिब होते हैं। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास पैसे की कमी हो, इसलिए जब उन्होंने वेतन देखा तो वे डगमगाए नहीं। इसलिए निर्देशक ने कहा, इस मामले में चलो बच्चों को इसे आजमाने दें। अगर बच्चे विरोध करते हैं तो इसे भूल जाओ। अब यह मुझे पता है कि आप स्थिति के बारे में संकोच कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी आप दोनों से एक एहसान मांगना चाहता हूँ। उन्हें ऐसा कहते देख अनन्या शर्मा ने कहा, तो फिर बच्चों को खुद जाकर देखने दो। निर्देशक उन्हें क्रू में वापस ले आए। मुख्य अभिनेत्री अनन्या सक्सेना अपना मेकअप पूरा कर चुकी थीं और आखिरी दृश्य की शूटिंग के लिए बच्चे का इंतजार कर रही थीं। ये देखकर कि निर्देशक अर्जुन सक्सेना और अन्य लोगों को वापस ले आए, अनन्या सक्सेना तुरंत ही घुमक्कड़ में बैठे 3 छोटे बच्चों की ओर आकर्षित हो गईं और वह अनायास ही घुमक्कड़ की ओर चल पड़ीं। वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं डायरेक्टर, ये आपको कहाँ से मिले? अनन्या सक्सेना ने मुस्कुराते हुए बच्चों को देखा। अनन्या सक्सेना अब एक लोकप्रिय छोटी फूल हैं और उन्हें इस नाटक में दूसरी महिला प्रधान भी माना जाता है, क्योंकि यह नाटक मुख्य रूप से मध्यम आयु वर्ग के नायक को गोली मारता है और लड़कपन मूल रूप से यादों में दिखाई देता है, लेकिन ये फिल्म का 1/3 हिस्सा भी घेरता है। एक लंबाई, अनन्या सक्सेना ने बतौर चाइल्ड स्टार अपनी शुरुआत की थी। बचपन से ही क्यूट होने के कारण उन्हें देश की बेटी कहा जाता है। इस समय तीनों नन्हे बच्चों को देखकर अनन्या सक्सेना बोली, ये तीनों नन्हे बच्चे मेरे बचपन से कहीं ज़्यादा प्यारे हैं। इस तरह खेलना अफसोस की बात है। जब दूसरा बच्चा था तब मुझे ये एपिसोड में क्यों नहीं मिले? क्या आप बच्चों के साथ खेलने वाले हैं? निर्देशक ने तीनों नन्हे बच्चों की पहचान पूरी की। इस बार अनन्या सक्सेना समझ गईं। उन्होंने अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, कोई आश्चर्य नहीं कि बच्चे इतने प्यारे हैं। पता चला कि उनके माता पिता भी कितने अच्छे दिखते हैं। नमस्ते, मैं अनन्या सक्सेना हूँ, जो आज बच्चों के साथ खेलने जा रही हूँ। हम पहली बार फिल्मांकन करने वाले हैं। चिंता मत करो, मैं घटनास्थल पर बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगी। अर्जुन सक्सेना अनन्या सक्सेना को इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने 3 साल की उम्र में ही डेब्यू कर लिया था। माना जा सकता है कि वह उनके नाटक देखकर बड़े हुए हैं। अनन्या सक्सेना की अच्छी छवि है और वह बहुत ही शालीन लड़की हैं। बच्चा उनके खिलाफ खेल रहा है। अर्जुन सक्सेना थोड़ा निश्चिंत हैं। क्रू को यहाँ एक ऐसे बच्चे की ज़रूरत थी जो अनन्या सक्सेना के बेटे का किरदार निभाए, इसलिए अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने आरव को मौका दिया। आरव इकलौता लड़का था और उसका रूप रंग इस किरदार के लिए उन दोनों से ज़्यादा उपयुक्त था। नाटक का इंतजार करते हुए अनन्या सक्सेना ने पहले वहां आरव के साथ खेला ताकि वे दोनों एक दूसरे को थोड़ा जान सकें। अनन्या शर्मा ने एक मोबाइल फ़ोन लिया और एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेज दिया। हिंगडियन फिल्म और टेलीविज़न सिटी में खेलते हुए हमने मदद के लिए चालक दल से मुलाकात की और हम जियाओक्सुआन एक कैमियो भूमिका करना चाहते हैं। खबर मिलते ही अनीता सक्सेना ने फ़ोन करके पूछा कि क्या हो रहा है। अनन्या शर्मा ने यहाँ की स्थिति के बारे में बात की। अनीता सक्सेना ने प्रसन्नता से कहा, हाँ, तो चलो टीवी पर चलते हैं। ये किस तरह का टीवी शो है? अनन्या, आप निर्देशक से बाद में पूछेंगे। जब ये प्रसारित होगा आपके पिताजी और मैं सभी रिश्तेदारों को एक साथ हमारे मुंहतोड़ देखने के लिए कहने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं बाद में पूछूंगी। मुझे नहीं पता कि आरव शूटिंग कर सकता है या नहीं, अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अनीता सक्सेना ने कहा, आरव, हमारे परिवार में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए,
क्या तुम भूल गए हो कि गर्मी की छुट्टियों में वो सोने का नाटक कर रहा था? मुझे लगता है कि इस छोटे बच्चे की एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। उस समय वो 3 महीने का था और अब लगभग 7 महीने हो गए हैं। आरव की एक्टिंग स्किल्स वाकई बेहतर हैं। अर्जुन सक्सेना के गृहनगर में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान एक दिन दोपहर के समय तीनों छोटे बच्चे कमरे में झपकी ले रहे थे और अनन्या शर्मा और अनीता सक्सेना बिस्तर के पास बैठकर धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। आरव आधे रास्ते में ही जाग गया, उसकी पलकें हिल रही थीं, लेकिन क्योंकि वह अपनी माँ और दादी की बातें सुनना चाहता था, वह छोटा सा बच्चा सोने का नाटक करता रहा। अनन्या शर्मा और अनीता सक्सेना ने ये देखा और उसे नाम से पुकारा। उस छोटे से बच्चे ने सहज ही प्रतिक्रिया दी और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। थोड़ी देर बाद मैंने जल्दी से उसे बंद कर दिया, वह बहुत प्यारा और मनमोहक लग रहा था। इस मामले में अनन्या शर्मा को लगता है कि उनके परिवार को आरव की एक्टिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। फिल्मांकन जल्द ही शुरू हो गया। जिन लोगों का दृश्य से कोई लेना देना नहीं है, वे केवल किनारे पर ही हो सकते हैं। सामने अनन्या सक्सेना और उनके बगल वाली नौकरानी बाहर खेल रही हैं। इस समय आरव को अंदर बड़े बिस्तर पर लिटा दिया गया है और अनन्या शर्मा उसके साथ हैं। बाद में जब दामाद दरवाजे को धक्का देकर अंदर आता है तो अनन्या शर्मा बिस्तर के पीछे खड़ी हो जाएगी ताकि छोटा आदमी डर न जाए, क्योंकि वह अकेला है और कोई प्रवेश शॉट नहीं होगा। पूरी शूटिंग आराम से हुई। आरव ने मशीन देखी तो उसे कुछ समझ आ गया। अनन्या शर्मा को पलंग के पीछे छुपते देख उस नन्हे से लड़के ने पहले पीछे मुड़कर देखा, फिर सामने लगे कैमरे की तरफ उसकी नज़र तेजी से गई। जियो आरव बड़े बिस्तर पर बैठा था, गहरी आंखों से कैमरे को घूर रहा था और उसके हाथ में एक छोटा सा खड़खड़ था जो हिल रहा था और एक धमाकेदार आवाज कर रहा था। अनन्या सक्सेना और नौकरानी अंदर आईं और जब उन्होंने बिस्तर पर छोटे प्यारे बच्चे को देखा तो वे तुरंत नर्म पड़ गईं और उनकी आंखें कोमल और प्यार भरी हो गईं। अनन्या सक्सेना इस साल 26 साल की हो गई हैं। एक्टिंग इंडस्ट्री में होने की वजह से उन्हें अभी तक प्यार नहीं हुआ है, बच्चे तो दूर की बात है, लेकिन जब कोई महिला इस उम्र में पहुंचती है तो वह कुछ हद तक मां जैसी हो जाती है। आरव जैसे प्यारे बच्चे को देखकर अनन्या सक्सेना की आंखें लगभग पानी सी हो गईं। डायरेक्टर ने तुरंत कैमरे से क्लोज अप करने को कहा। उन्हें लगा कि आंखें तो बहुत अच्छी थीं, अनन्या सक्सेना का अभिनय भी अच्छा था, पर आज तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। परिचित बिस्तर के पास बैठी नौकरानी से बातें कर रही थी और आरव को चिढ़ा रही थी। उसने छोटे से बाघ के खिलौने को पकड़कर आरव के सामने रख दिया। असल में यह एक वार्म शॉट था। मुख्य शॉट अनन्या सक्सेना की तरफ से होना था, लेकिन इसी समय आरव ने हाथ बढ़ाकर छोटे बाघ को उठा लिया। उसने न सिर्फ उसे लिया बल्कि अपना सिर उठाकर अनन्या सक्सेना की तरफ एक प्यारी सी मुस्कान भी दिखाए। फोटोग्राफर ने अनायास ही इस दृश्य को कैद कर लिया। कार्ड उत्तम, ये हिस्सा तो बहुत बढ़िया है। खासकर माँ बेटे की एक दूसरे पर हंसते हुए आखिरी तस्वीर कितनी प्यारी है, निर्देशक ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। अनन्या शर्मा बेड के पीछे से निकली और आरव को गोद में ले लिया। अनन्या सक्सेना ने उन्हें देखा और कहा, मिस सू, आपका बच्चा वाकई बहुत स्मार्ट है, भावभंगिमाएं भी बहुत अच्छी हैं। मैंने अभी अभी अपना एक शो भी जोड़ा है। आखिरी हिस्से में छोटा बच्चा हंसा, वो वाकई बहुत अच्छा था। अनन्या शर्मा ने अपने बेटे को गोद में लिए हुए गर्व से देखा। वह बहुत खुश थी कि आरव इतना अच्छा कर पाया। निर्देशक ने अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा का शुक्रिया अदा किया और तुरंत असिस्टेंट से उन्हें पैसे ट्रांसफ़र करने को कहा। वह शब्दों के बीच में एक संपर्क जानकारी छोड़ना चाहते थे, क्योंकि तीनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा मौका मिलेगा या मैं भविष्य में सीधे बच्चे को उठा सकूंगा। अर्जुन सक्सेना ने विनम्रता से मना कर दिया। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। अर्जुन सक्सेना उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने के बारे में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं देना चाहते। उन्हें उम्मीद है कि जब बच्चे खुद सोचने की क्षमता हासिल कर लेंगे तो वे अपनी पसंद का चुनाव कर पाएंगे। मनोरंजन उद्योग का रास्ता आसान नहीं है, खासकर बाल कलाकारों का रास्ता। जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत ध्यान मिलता था और मैं सामान्य रूप से पढ़ाई और जीवन नहीं जी पाता था। उन्होंने मना कर दिया और निर्देशक के पास कोई चारा नहीं था, लेकिन अनन्या सक्सेना दौड़कर आई और बोली कि वे बच्चों के साथ एक तस्वीर लेना चाहती हैं। वे एक स्टार थीं और आमतौर पर दूसरे लोग उनसे उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए कहते थे। ये पहली बार था जब उन्होंने तस्वीर खिंचवाने की पहल की।
क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे हैं। अनन्या सक्सेना ने 2 तस्वीरें लीं, एक अपनी और एक अनन्या शर्मा की। उन्होंने असिस्टेंट से अपनी कुछ ऑटोग्राफ वाली तस्वीरें और फैंस की कुछ नई गुड़ियाएं भी लाने को कहा, क्योंकि वह इन बच्चों को तोहफे में देना चाहती थीं। क्रू से बाहर आकर और काफ़ी दूर तक चलने के बाद अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना के हाथों में चीज़ों के ढेर को देखा, फिर भी उन्हें थोड़ा अविश्वसनीय महसूस हो रहा था। अर्जुन सक्सेना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन हमारा परिवार आरव भी फिल्म बना पाएगा। मैं अभी भी साइड से देख सकता हूँ, ये एहसास कमाल का है। अर्जुन सक्सेना ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसे थमा दिया। मैंने तो बस वीडियो बना लिया है। हालांकि आप कैमरे में नहीं दिखीं, पर मैंने आपके और बच्चों के बीच का दृश्य रिकॉर्ड कर लिया है। अनन्या शर्मा ने वीडियो को खुशी से देखा और देखा कि वह थोड़ा घबराई हुई थी। वह मदद नहीं कर सकी लेकिन शर्म से मुस्कुराई और फिर आरव को देखा। छोटा लड़का बिल्कुल कैमरे से डरता हुआ लग रहा था। मेरा परिवार आरव मेरी माँ से भी बेहतर है। अगर वो कैमरे में न दिखे तो मम्मी थोड़ी घबरा जाती हैं। मेरा परिवार आरव अभी भी कैमरे के सामने कितना प्यारा लग सकता है। आरव अपने हाथ में एक छोटी सी गुड़िया पकड़े हुए था और बहुत खुश था। अनन्या शर्मा ने भी यह वीडियो ग्रुप में पोस्ट किया और जब उन्होंने ग्रुप चैट खोला तो पाया कि अर्जुन के पिता अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना ने ढेर सारे संदेश भेजे थे। सब ने आरव से फिल्मांकन के बारे में पूछा। एक साधारण व्यक्ति होने के नाते मुझे लगता है कि मैं मनोरंजन जगत से काफ़ी दूर हूँ। ये जानकर कि उस नन्हे बच्चे ने क्रू में एक छोटी सी भूमिका निभाई है, बड़े बुजुर्ग बच्चे के लिए खुश हैं और साथ ही बहुत अच्छा भी महसूस कर रहे हैं। अनन्या शर्मा ने उन्हें स्थिति समझाई और अनीता सक्सेना ने तुरंत कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब आप ट्रिप पर जाएंगे तो आपको इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ये टीवी सीरियल कब आएगा? तब मैं टीवी के सामने बैठकर हमारे आरव वाला सीन देखूंगी। मैंने अभी निर्देशक से पूछा, ये नाटक जल्द ही समाप्त हो जाएगा, इसे वसंत महोत्सव में होना चाहिए। अनुमान है कि यह नए साल के पहले दिन शाम को होगा। आरव का दृश्य पहले एपिसोड में है, इसलिए हम इसे नए साल के पहले दिन देख सकते हैं, अनन्या शर्मा ने कहा। माँ और अनीता सक्सेना ने तुरंत जवाब दिया। भारतीय नववर्ष के समय सब लोग एक साथ आरव का टीवी देख रहे थे। भारतीय नववर्ष का पहला दिन बहुत अच्छा होता है। मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगी कि वे हमारे साथ दिन देखें। हाँ, हिमडियन के दर्शनीय स्थल आमतौर पर 5 बजे से पहले ही बंद हो जाते हैं, इसलिए 4:30 बजे अर्जुन सक्सेना अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर होटल वापस आ गए। नन्हे बच्चे पूरी दोपहर खेलते रहे और वापस आते आते सो गए। जब वे होटल के कमरे में वापस गए तो एक बार उठे। अनन्या शर्मा और मौसियों ने उन्हें खाना खिलाया और जल्दी ही वापस सो गए। बच्चों के सो जाने के बाद अनन्या शर्मा थकी हुई सोफे पर बैठ गईं। ओह, मैं पूरी दोपहर खेलने के लिए बाहर गया था, बहुत थक गया। जब चाची वांग और चाची चेन ने ये देखा तो वे तुरंत अपने कमरे में लौट आईं। अर्जुन सक्सेना ने दूसरे शयन कक्ष के दरवाजे की ओर देखा, अपनी पत्नी के पीछे गया और उसके कंधों पर चुटकी काटी। कोई ज़रूरत नहीं अर्जुन सक्सेना, तुम पूरी दोपहर थके रहे हो और आने जाने में तुम्हारी ही गाड़ी है, बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना का हाथ पीछे करके दबाया। अर्जुन सक्सेना ने हल्के से उसका हाथ थपथपाया और मालिश जारी रखी। मैं थका नहीं हूँ, ये यात्रा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब अनन्या शर्मा ने ये सुना तो उसने अपना सिर उठाया और मीठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ, मेरा अर्जुन सक्सेना सबसे मजबूत है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक कमरे की घंटी बजी। बच्चों को परेशान करने के डर से अर्जुन सक्सेना तुरंत दरवाज़ा खोलने गया। होटल का स्टाफ दरवाजे पर खड़ा था। उसने अर्जुन सक्सेना को देखा तो मुस्कुराते हुए पूछा, हेलो, क्या ये मिस्टर अर्जुन सक्सेना हैं? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और दूसरे पक्ष ने तुरंत एक निमंत्रण पत्र निकाला और उसे सौंप दिया। श्रीमान अर्जुन सक्सेना, यह आज रात की नीलामी का निमंत्रण है जो डीन कांग ने मुझे आपको भेजने के लिए कहा था। कृपया तब तक आ जाए। अर्जुन सक्सेना कुछ सामान घर में ले गए, उसके बारे में सोचा और प्रदीप मेहता को फ़ोन करके पूछा। प्रदीप मेहता ने उसे नहीं बताया कि आज रात नीलामी है। ये कार्यक्रम प्रदीप मेहता ने ही आमंत्रित किया था। अगर रात में नीलामी है तो उन्हें भी साथ जाना चाहिए। प्रदीप मेहता ने फ़ोन उठाया और अर्जुन सक्सेना की नीलामी के बारे में बात सुनी। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या आपको रात में नीलामी का निमंत्रण पत्र मिला है?
खैर, होटल स्टाफ ने अभी अभी यह मुद्दा उठाया और कहा कि श्रीकांत ने उसे कल रात इसे भेजने के लिए कहा था। प्रदीप मेहता एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर अचानक जोर से हंस पड़े। हा, जियाओकिन, बस इतना ही कहूँ, उपराष्ट्रपति को तुम पर जरूर फिदा हो गए हो। आज रात नीलामी जरूर है, लेकिन यह वर्ल्ड एक्सपो में आने वाले सभी लोगों के लिए नहीं है। हमारे पूरे न्यूक्लियर कार्विंग एसोसिएशन के पास सिर्फ राष्ट्रपति का पैसा है। पुराने वाले को नीलामी का निमंत्रण पत्र मिला था, और न तो लाओली और न ही मैं अंदर जा पाए। श्रीमान तांग ने वास्तव में आपको केवल एक निमंत्रण पत्र भेजा है, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वह वास्तव में आपको बहुत महत्व देते हैं। अर्जुन सक्सेना, आप स्वयं एक काष्ठकार हैं। भविष्य में लोनगु काष्ठकला संग्रहालय के साथ आपका अन्य सहयोग अवश्य होगा। यदि आपको ऐसा अच्छा अवसर मिले तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। वैसे मुझे ये देखने में मदद करें कि क्या कोई अच्छी कोर मूर्तिकला है। इस बार तुम्हारी मौसी ने मेरे लिए पैसे मंजूर कर दिए हैं। मैं एक दिन से कन्वेंशन सेंटर में खरीदारी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई ठीक ठाक दुकान नहीं मिली। दरअसल मुझे तुम्हारी शहर की आखिरी खजाने वाली दुकान हमेशा से पसंद रही है, लेकिन वह पहले ही बिक चुकी है। मुझे नहीं पता कि तुम अखरोट कब तराश पाओगे, लेकिन मैं इन पैसों से एक अच्छी जोड़ी अखरोट खरीदना चाहता हूँ। आप रात में इस पर ध्यान देने में मेरी मदद करते हैं। अगर कोई अच्छी रचना हो तो मुझे बताएं। अगर कोई उपयुक्त रचना न हो तो मैं पैसे बचाकर आपकी नई रचनाएं खरीदने का इंतजार करूंगा। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। खैर, मुझे आपकी नक्काशी का अंदाज बहुत पसंद आया। आप देख सकते हैं कि नीलामी में कोई उपयुक्त अखरोट है या नहीं। अगर कोई हो तो आप उसकी तस्वीरें लेने में मेरी मदद कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको नक्काशी करने के लिए कहूँगा, ठीक है। अपनी बेटी की वजह से प्रदीप मेहता अर्जुन सक्सेना की स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं। ये जानते हुए कि अर्जुन सक्सेना ने गर्मी की छुट्टियों में 2 करोड़ का वुड कार्विंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उनकी मौजूदा लेबर फीस काफ़ी महंगी होनी चाहिए, इसलिए वह पहले जैसे नहीं रह सकते। लाखों लोगों ने न्यूक्लियर कार्विंग की एक जोड़ी खरीदी। अर्जुन सक्सेना बोला, कोई बात नहीं लिन अंकल, हम सब अपने ही लोग हैं। मैं रात को आप पर नज़र रखूंगा। हुआ यूं कि इस बार भी उसे लकड़ी का एक अच्छा टुकड़ा ढूंढना था। आज सुबह वर्ल्ड एक्सपो देखने के बाद उसने पाया कि प्रदर्शनी हॉल में कलाकृतियां असमान थीं, कुछ अच्छी थीं और कई साधारण थीं। कल की सामग्री प्रदर्शनी भी ऐसी ही होगी। लकड़ी का एक अच्छा टुकड़ा ढूंढने में अनुमान है कि कुछ समय और मेहनत लगेगी, लेकिन आज रात की नीलामी अलग है। जिन उत्पादों को नीलामी के लिए रखा जा सकता है वे अच्छे उत्पाद होने चाहिए, लेकिन आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने कहा, और दोनों ने रात में एक साथ वहां जाने की योजना बनाई। दूसरी ओर लियू तियानई के गुरु को भी नीलामी से एक निमंत्रण पत्र मिला, और लियू तियानई ने पैसे से नीलामी में प्रवेश करने के लिए एक और जगह खरीदी और ये देखने की योजना बनाई कि क्या रात में कोई उपयुक्त लकड़ी है। मैं आज एक दिन के लिए प्रदर्शनी देखने गया था और मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने पेप्पा पिग खरीदने में खर्च कर दिए। उसके बाद उसने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन ढेर सारी कलाकृतियां देखने के बाद उसे अपने आखिरी प्रोजेक्ट के लिए कुछ आइडियाज़ भी आ गए। देर से लकड़ी का एक अच्छा टुकड़ा खरीद लेना और तब तक डिज़ाइन पूरा कर लेना। लेकिन उसके कार्ड में पैसे नहीं हैं। आज रात लकड़ी खरीदने के लिए उसे शायद अपने पिता से कुछ पॉइंट मांगने पड़ेंगे। ये सोचकर लियू तियानी बहुत परेशान हो गया, खासकर नेहा कपूर के लिए जो उसके बगल में खड़ी थी। उसे अभी तक समझ नहीं आया कि आज सुबह उन दोनों ने उस बकवास पर 2,60,000 रुपये क्यों खर्च कर दिए। नीलामी सुबह 7:30 बजे शुरू हुई। दोपहर के भोजन के बाद अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा कार्यक्रम स्थल पर गए। निमंत्रण पत्र पर सीट संख्या तो नहीं लिखी थी, लेकिन पंक्तियां थीं। अर्जुन सक्सेना आगे दूसरी पंक्ति में थे। इस मामले में आप जितना आगे की ओर बैठेंगे आपकी सामान्य स्थिति उतनी ही ऊंची होगी। अर्जुन सक्सेना का निमंत्रण पत्र स्वयं कंग हैपिंग ने दिया था और स्वाभाविक रूप से वह कंग हैपिंग के साथ बैठे थे। अर्जुन सक्सेना अंदर गए और जल्द ही कंग हैपिंग को देखा। दूसरे पक्ष ने मुस्कुराकर उन्हें सिर हिलाया और फिर उन्हें अपने बगल में बैठने के लिए कहा। मिस्टर किन, हम फिर मिले। क्या आप आज वर्ल्ड एक्सपो स्थल पर गए थे? कांग हैपिंग ने पूछा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, मैं सुबह वहां गया था। आपको क्या लगता है? कांग हैपिंग ने उसकी तरफ देखा,
सुनहरी आंखों के पीछे की आंखें बहुत कोमल थीं, और आंखें लोगों को बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं कराती थीं। काम तो बहुत है, पर स्तर असमान है। अर्जुन सक्सेना ने सच ही कहा। हाँ, कांग हेपिंग मुस्कुराए और बोले, आप बहुत ईमानदार हैं। आयोजक होने के नाते मुझे लगा था कि आपकी तारीफ जरूर सुनूंगा। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, प्रदर्शनी बहुत बढ़िया है, मैं तो बस आपके काम के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। हाँ, आप बहुत दिलचस्प युवक हैं। हाँ, दिन के दौरान होने वाली प्रदर्शनी का उद्देश्य विभिन्न समूहों को आकर्षित करना है। पिछले कुछ वर्षों में लोंगबो में नक्काशी उद्योग का अच्छा विकास हुआ है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, इसका स्तर असमान है, इसलिए विश्व एक्सपो में हमारे पास वास्तव में उतने विकल्प नहीं हैं। लेकिन आज रात की नीलामी में सभी चुनिंदा खजानों की नीलामी होगी, इसलिए आपको निराश नहीं होना चाहिए। रुको और देखो, अर्जुन सक्सेना ने कहा। 7:30 बजे नीलामी समय पर शुरू हुई। मेज़बान के उद्घाटन भाषण के बाद एक पोशाक पहने मेज़बान पहली खेप लेकर मंच पर आए। लाल कपड़ा उठाया गया और पारदर्शी बक्से में सुनहरे नानमू लकड़ी से बनी मीरा बुद्ध की मूर्ति थी। अर्जुन सक्सेना की आंखें चमक उठीं। लगता है कांग हेपिंग सही कह रहे हैं। आज रात की नीलामी इस वर्ल्ड एक्सपो का मुख्य आकर्षण है। यहाँ सिर्फ अच्छी कलाकृतियाँ ही दिखाई जाएंगी। आज रात की नीलामी में सभी चयनित खजाने हैं, कई प्रकार के हैं, न केवल नक्काशी बल्कि विभिन्न कीमती गहने, चीनी मिट्टी के बर्तन, सुलेख और पेंटिंग और केसी कढ़ाई खजाने भी हैं। पहले कुछ प्रदर्शनों में पहली स्वर्ण नानमू बुद्ध मूर्ति को छोड़कर अन्य सुलेख, चित्रकला और आभूषण थे, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने कभी कार्रवाई नहीं की और कांग हेपिंग ने बस इसे देखा और कुछ भी खरीदना नहीं चाहा। आधे घंटे बाद मंच पर एक और कलाकृति लाई गई जो कांस्य की थी और काफी पुरानी लग रही थी। इस बार जैसे ही लाल कपड़ा उठाया गया, अर्जुन सक्सेना के बगल में बैठे कांग हेपिंग अचानक उठ बैठे, अपना मोबाइल फोन निकाला, मंच की ओर मुंह किया और वीडियो कॉल किया। जल्द ही फोन स्क्रीन पर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया। अर्जुन सक्सेना ने कांग हेपिंग को उस आदमी से कहते सुना, लाओ फैन, ये लो जो तुम चाहते हो। वीडियो के दूसरे छोर पर फैन वेनहुआ कैमरे के करीब आ गए, मानो वह देखना चाहते हों कि मंच पर क्या हो रहा है। कांग हेपिंग मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, जब मैं इसे बाद में दिखाऊंगा तो मैं तुम्हें करीब से देखने दूंगा। यदि आपकी नीलामी पर कोई राय नहीं है तो उसे पहले ही प्रदर्शित कर दिया जाएगा। यदि आप इस नीलामी में रुचि रखते हैं तो आप नीलामी में भाग लेने के लिए एक संकेत लगा सकते हैं, ताकि प्रदर्शन अनुभाग में परिचारिका भी नीलामी को लंबे समय तक आयोजित कर सके। अर्जुन सक्सेना और बाकी लोग दूसरी कतार में बैठे थे, इसलिए उन्हें जल्दी से उनके सामने ले जाया गया। कांग हेपिंग ने साइन बोर्ड उठाया और परिचारिका रुकी और सारा सामान उनके सामने छोटी मेज पर रख दिया ताकि वे उसे गौर से देख सकें। क्योंकि अर्जुन सक्सेना कांग हेपिंग के बगल में बैठा था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। कांग हेपिंग ने वीडियो में लोगों को दिखाया कि उन्होंने अपने दस्ताने पहने हाथों से जानवर के चेहरे का टैटू लिया और घूम गए। कैसा है? लाओ फैन, क्या तुम साफ साफ देख पा रहे हो? फैन वेनहुआ ने कहा, मैं इसे साफ देख सकता हूँ, लेकिन इसका न होना असुविधाजनक है। बस वजन देखिए। कांग हेपिंग ने अपने बगल में रखी डेटा परिचय तालिका को देखा और उसे एक मान बताया। फैन वेनहुआ ने सिर हिलाया, इस वजन के साथ कोई समस्या नहीं है, यह नए बने पशु चेहरे के टैटू से थोड़ा भारी है। आप अपनी उंगली से 2 बार टैप करें, फोन को वहां रखें और मैं ध्वनि सुनूंगा। कांग हेपिंग ने उनके निर्देशों के अनुसार कई चीजें की और अंत में फैन वेनहुआ ने खुशी से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लाओ कांग, आपको मुझे इस चीज की तस्वीर लेने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उन्हें इसे दिखाना जारी रखूंगा और आप बाद में बोली सुनेंगे। अर्जुन सक्सेना ने अभी जो हुआ वो सब सुना। ये देखकर कि कांग हेपिंग का दोस्त इस जानवर के चेहरे वाले टैटू को खरीदना चाहता है, अर्जुन सक्सेना थोड़ा हिचकिचाया और कुछ देर तक चुप रहा। जानवर के चेहरे वाले टैटू की नीलामी शुरू हुई और फैन वेनहुआ के नेतृत्व में कांग हेपिंग ने पहली बोली लगाई। इस पशु चेहरे वाले गोंद पर लिखी जानकारी को शांग राजवंश के अंत में खोजे गए एक सांस्कृतिक अवशेष के रूप में लिखा गया है, इसलिए शुरुआती कीमत सीधे 5 मिलियन है और प्रत्येक बोली 500,000 है। कांग हेपिंग द्वारा 5.5 मिलियन की बोली लगाने के बाद किसी ने तुरंत 6 मिलियन की बोली लगाई और फैन वेनहुआ ने फिर से बोली लगाई।
इस तरह की प्राचीन वस्तुएं आम संग्राहकों के लिए बहुत मूल्यवान होती हैं, इसलिए लोगों ने एक के बाद एक कीमत बढ़ा दी है। जल्द ही कीमत 10 मिलियन तक पहुंच गई। इस समय फैन वेनहुआ ने भौहें चढ़ाईं और कांग हैपिंग से बोली जारी रखने को कहा। अर्जुन सक्सेना ने हाथ बढ़ाकर उसे थोड़ा रोका। एक अन्य व्यक्ति ने इसकी कीमत 10.5 मिलियन बताए। कांग हैपिंग ने अर्जुन सक्सेना की ओर संदेह से देखा। वीडियो के दूसरे छोर पर फैन वेनहुआ को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने भी पूछा। अर्जुन सक्सेना ने कांग हैपिंग से कहा, बूढ़े कांग, क्या आपके मित्र को मूल्य की परवाह किए बिना ये जीतना ही है? कांग हैपिंग ने तुरंत कहा, वह यही चाहता है, लेकिन उसे इसकी कीमत पर विचार करना चाहिए। अगर वह अभी भी बोली लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि यह चीज़ इसके लायक है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और फिर आगे कहा, श्री सक्सेना ने शायद पहले कभी इस कांसे के टुकड़े को छुआ भी नहीं होगा। शांग राजवंश का कांसा हमेशा से बहुत महंगा रहा है। अर्जुन सक्सेना ने उसकी बात सुनी तो उसे कोई दुख नहीं हुआ। आखिरकार कांग हैपिंग भी उसे नहीं जानता था। एल्डर कांग, यदि आपका मित्र मूल्य के मुद्दे पर विचार करता है, तो आप इस समय रुक सकते हैं। शांग राजवंश के अंत में किसी पशु के चेहरे के टैटू की कीमत 30 मिलियन रुपए से अधिक होना सामान्य बात थी। हालांकि यदि सोंग राजवंश की नकलें 10 मिलियन से अधिक थीं, तो वे इसके लायक नहीं थीं। कांग हैपिंग दंग रह गए। फोन के दूसरी तरफ फैन वेनहुआ ने कहा, हैपिंग, क्या आपके आसपास कोई है? कांग हैपिंग ने अर्जुन सक्सेना से गंभीरता से पूछा, अर्जुन सक्सेना, क्या आप निश्चित हैं कि यह नकल है? क्या आप जानते हैं कि मेरे वीडियो में दिख रहे पुराने मिस्टर फैन कौन हैं? वे नेशनल कलेक्शन इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने बहुत सी असली चीज़ें देखी हैं और शायद ही कभी कोई गलत चीज़ देखी हो। क्या आप ये कहने की जिम्मेदारी ले सकते हैं कि यह सोंग राजवंश की नकल है? अर्जुन सक्सेना हल्के से हंसे और बोले, बूढ़े कांग, मैं अपनी बातों के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। तुमने मुझे आज नीलामी में बुलाया था। मैं बस यह नहीं चाहता कि सामान मिलने के बाद तुम्हें पछताना पड़े। उसकी बात सुनकर कांग हैपिंग ने सीधे उसे फ़ोन दे दिया। चलो, मिस्टर फैन से बात करो। कांस्य मेरी विशेषज्ञता नहीं है। आकर उन्हें बताओ। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और अपना मोबाइल फ़ोन ले लिया। जब ओल्ड फैन ने अर्जुन सक्सेना को देखा, तो एक पल के लिए वह दंग रह गया। उसे लगा कि वह कांग हैपिंग द्वारा आमंत्रित कोई गुरु है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना युवा होगा। युवक, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि पशु चेहरे का टैटू एक नकल है? अर्जुन सक्सेना ने कहा, मैं एल्डर कांग के बगल में बैठा था जब उन्होंने अभी आपको ये दिखाया। ये कहते हुए उन्होंने सेवा का बोर्ड उठाया और परिचारिका से कहा कि वह सारा सामान फिर से ले आए। नीलामी प्रक्रिया के दौरान अनिश्चित कारणों से पुनः प्रदर्शन के लिए आवेदन करना संभव है। अर्जुन सक्सेना ने कैमरे को जानवर के चेहरे वाले टैटू की ओर मोड़ा और दस्ताने पहने हुए कहा, ये जानवर के चेहरे वाला टैटू सोंग राजवंश की एक प्राचीन कृति है। कई प्राचीन कृतियां होती हैं और दिखने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ध्वनि से अभी भी समस्या का पता चल सकता है। अर्जुन सक्सेना ने बोलते हुए कांसे के बर्तन पर हल्के से थपथपाया। फैन वेनहुआ ने ध्यान से सुना और कहा, यह आवाज़ गंदी और अस्पष्ट है, कोई बात नहीं। फिर से सुनो। अर्जुन सक्सेना ने ऊपर की सीट पर टैप किया। फैन वेनहुआ के पूछने पर उन्होंने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, कप के मुंह पर टक्कर की आवाज़ में वास्तव में थोड़ा अंतर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह शांग राजवंश से नहीं है। स्वर्गीय शांग राजवंश वर्तमान से बहुत दूर है और यह कई राजवंशों से गुजरा है। यदि यह पशु चेहरा पैटर्न शांग राजवंश का उत्पाद है, तो इसे कई वर्षों तक भूमिगत दफन किया गया है और खनिजकरण की डिग्री अधिक गहरी होनी चाहिए, लेकिन इस पशु चेहरे के पैटर्न के ऊपर का रंग नीचे की तुलना में अधिक उज्ज्वल है। ये दर्शाता है कि जिस मिट्टी में इसे दफनाया गया था वह सूखी और अपेक्षाकृत शुद्ध है, और हमारे ड्रैगन साम्राज्य के इतिहास में कब्रों के तरीके के अनुसार ये स्वर्गीय सोंग राजवंश के अनुरूप प्रतीत होता है। हालांकि इसका उपयोग केवल अनुमान के आधार के रूप में किया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ है। अर्जुन सक्सेना ने फैन जियांग की स्थिति की ओर इशारा किया और फैन वेनहुआ को ध्यान से दिखाने के लिए एक आवर्धक कांच पकड़ा। शांग राजवंश के कांस्य के लिए मॉडल लाइनों को ज्यादातर नज़रअंदाज कर दिया गया था, इसलिए दक्षिण और दक्षिण के बीच समरूपता हासिल करना मुश्किल है और हमेशा कुछ सूक्ष्म अंतर होते हैं, लेकिन सोंग राजवंश के प्राचीन कार्यों के लिए
कारीगरों ने भुगतान किया पूर्णता और सुंदरता पर अधिक ध्यान, और उन्होंने कास्टिंग प्रक्रिया में मोम के टुकड़ों का उपयोग किया ताकि कांस्य तह चिकनी हो और लगभग कोई निशान न हो। इस जानवर के चेहरे के पैटर्न की सामान्य रेखा को देखना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस जोड़ के ओवरलैपिंग स्थान पर सामान्य रेखा के निशान अभी भी दिखाई दे सकते हैं। हालांकि जंग थोड़ी अस्पष्ट है, फिर भी आप देख सकते हैं कि ऊपरी और निचली सामान्य रेखाएं सममित हैं। अर्जुन सक्सेना के ये शब्द कहने के बाद वीडियो के दूसरे छोर पर फैन वेनहुआ पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। फैन वेनहुआ जब ये देखकर हैरान रह गया कि अर्जुन सक्सेना एक नौजवान है, तो उसे समझ नहीं आया कि कांग हेपिंग ने अपना मोबाइल अर्जुन सक्सेना को क्यों दिया। लेकिन अर्जुन सक्सेना की बातें सुनने के बाद फैन वेनहुआ ने अर्जुन सक्सेना के बारे में अपना नज़रिया पूरी तरह बदल दिया। इतने सारे विवरण बता पाना ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि अर्जुन सक्सेना ने प्राचीन वस्तुओं के मूल्यांकन पर गहन शोध किया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अर्जुन सक्सेना के मूल्यांकन स्तर को देखते हुए अगर उन्हें राष्ट्रीय संग्रह में भी शामिल कर लिया जाए तो कोई समस्या नहीं है। हाल के वर्षों में वे पुरातत्व में विशेषज्ञता प्राप्त कई डॉक्टरेट छात्रों को अपने साथ लेकर आए हैं, जिनमें से कुछ तो 2 या 3 वर्षों से उनके साथ हैं, लेकिन वे अर्जुन सक्सेना के स्तर के बिल्कुल भी नहीं हैं। अंत में फैन वेनहुआ ने ये लॉट छोड़ दिया। संग्रह में सोंग राजवंश के कई प्राचीन कांस्य पात्र हैं। असल में उसे शांग राजवंश के उत्खनन से प्राप्त उत्पाद चाहिए थे। इस घटना के बाद फैन वेनहुआ ने तुरंत फोन नहीं लटकाया, बल्कि कांग हेपिंग से कहा, शांति, आप इतनी युवा और होनहार प्रतिभा से कब मिले? मिस्टर सक्सेना को हाई स्कूल कहाँ से मिला? फैन वेनहुआ बहुत उत्साहित था। कांग हेपिंग ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और कहा, ये छोटे मिस्टर सक्सेना अभी कॉलेज में हैं। उन्होंने एक लकड़ी की नक्काशी की दुकान खोली है और उनकी पिछली परमाणु नक्काशी की कृतियां भी विश्व संग्रह में छप चुकी हैं। सच कहूं तो हमारे संग्रहालय को मिस्टर सक्सेना बहुत पसंद आए, इसलिए मैंने उन्हें आज अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। मिस्टर किन नक्काशी में इतने माहिर हैं। अगर आप इससे आकर्षित हो सके तो यह एक हुनर है। हालांकि मुझे लगता है कि मिस्टर सक्सेना खजानों का मूल्यांकन करने में ज़्यादा माहिर हो सकते हैं। इसलिए आप मिस्टर सक्सेना से पूछें कि क्या वे रुकना चाहेंगे। संपर्क जानकारी, मैं भी उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कांग हेपिंग ने इस बारे में अर्जुन सक्सेना से बात करने के लिए अपना सिर घुमाया और अर्जुन सक्सेना ने सिर हिला दिया। वीडियो के दूसरे छोर पर फैन वेनहुआ हंसे, अर्जुन सक्सेना को अंगूठा दिखाया और कहा, मिस्टर सक्सेना वाकई बहुत डरावने हैं। आज मुझे मुक्का लगते लगते बचा था, तो आपने कहा कि मैं आज नेशनल कलेक्शन इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ आया हूँ। मैंने वाकई गलत चीज़ खरीद ली है और वापस जाकर सौदा करना आसान नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, यह ज़्यादा ध्यान खींचने वाला नहीं है। आखिरकार ये घटनास्थल पर नहीं है, इसलिए वीडियो में अंतर बताना ज़्यादा मुश्किल है। फैन वेनहुआ को राहत महसूस हुई जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना को ये कहते सुना। बेशक वह जानता था कि अर्जुन सक्सेना ने कांग हेपिंग के सामने उसके लिए एक कदम खोज लिया है। दरअसल असली खजाने का मूल्यांकन करने वाला वीडियो के जरिए भी असली और नकली में साफ साफ फर्क कर सकता है। उसने आज सचमुच ये देखा। हालांकि अब वह अर्जुन सक्सेना को लेकर अधिक आशावादी हैं। इस युवक का भविष्य उज्ज्वल है। न केवल इसमें योग्यता है, बल्कि यह चीज़ों को अच्छी तरह से संभालता भी है। मिस्टर सक्सेना कहाँ से हैं? क्या आपके पास हमारा कलेक्शन देखने का समय है? फैन वेनहुआ ने पूछा। किनारे पर खड़े कांग हेपिंग ने कहा, बूढ़े फैन, तुम नदी पार कर रहे हो और पुल तोड़ रहे हो। मैंने तुम्हें मिस्टर सक्सेना से मिलवाया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे लोगों को चुराओ। मिस्टर सक्सेना तो हमारे लकड़ी की मूर्ति संग्रहालय में भी नहीं आए हैं। फैन वेनहुआ मुस्कुराए और बोले, श्री सक्सेना की लकड़ी की नक्काशी में बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं और खजानों का मूल्यांकन करने का भी उनका स्तर ऊंचा है। अगर आपका संग्रहालय चाहता है तो हमारा संग्रह भी चाहता है। आइए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करें। आखिरकार क्योंकि अगला बैच मंच पर आया तो वह शीशम का एक टुकड़ा निकला। कांग हेपिंग को पता था कि अर्जुन सक्सेना इसमें रुचि रखते हैं, इसलिए उन्होंने फैन वेनहुआ से कहा कि अगली बार बात करें। फैन वेनहुआ ने अर्जुन सक्सेना का व्हाट्सएप नंबर जोड़ा और फ़ोन नंबर भी नोट कर लिया। ये सैपुड रंग में हल्का, बनावट में थोड़ा ढीला, हृदय काष्ठ में लाल भूरा, बनावट में बहुत कठोर और बनावट में सुंदर है, इसलिए इसे बहुत महंगा माना जाना चाहिए। प्रस्तुति के दौरान अर्जुन सक्सेना ने अपना प्ले कार्ड उठाया।
इस दौरान पीछे बैठी नेहा कपूर खुशी से झूम उठी। उसने लियू तियानई की बांह खींची और कहा, तियानई, अर्जुन सक्सेना गोली चलाने वाला है। लकड़ी का ये टुकड़ा बहुत अच्छा होगा, है ना? लियू तियानई ने नीलामी के परिचय मानचित्र को देखा और कहा, ठीक है, दक्षिण चीन सागर में उत्पादित शीशम एक बहुत ही कीमती लकड़ी है। तो फिर आप इसे अंतिम सेट के लिए रूट कार्विंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? नेहा कपूर ने पूछा। लियू तियानई ने कहा, हाँ हाँ, लेकिन यह आवश्यक नहीं है लुलू, ये लकड़ी बहुत महंगी है। आकार के आधार पर ये कम से कम 200 किलोग्राम है और जड़ नक्काशी के लिए उपयुक्त कुछ ही हिस्से हैं। कीमत 1 मिलियन से अधिक होगी। अगर कोई इसे खरीदना चाहता है तो अनुमान है कि 1 मिलियन नहीं जीता जाएगा। लुलू, मैं इसे एक पूर्ण परियोजना के रूप में उपयोग कर रहा हूँ, बस इसका एक छोटा सा टुकड़ा खरीदें। ये 100,000 से 200,000 रुपये खर्च करने के लिए पर्याप्त है। इस कार्ड में केवल 300,000 रुपये से अधिक है। आप पिछले 300,000 रुपये खरीद सकते हैं। अब मैंने अभी भी चुपके से अपनी माँ से 300,000 रुपये मांगे हैं। दरअसल वह वास्तव में चाहते थे कि नेहा कपूर खिलवाड़ करना बंद कर दें। नेहा कपूर ने कहा, आपने ये भी कहा कि यह लकड़ी बहुत कीमती है और नीलामी में इसका मिलना दुर्लभ है। बेशक, ये जीतने के लिए है। आप उस हिस्से का उपयोग कर सकते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और बाकी हिस्सों का उपयोग नहीं किया जा सकता। हम उस समय लकड़ी की नक्काशी बनाने के लिए इसे फिर से बेच सकते हैं। ये किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है। और पिछले 2 दिनों में अर्जुन सक्सेना के सामने हमें कितना कुछ सहना पड़ा है। क्या तुम सच में ये सब सह पाओगे? लियू तियानी, क्या तुम अब भी मर्द हो? नेहा कपूर गुस्से से बोलीं। उसे क्रोधित देखकर लियू तियानई ने झुंझलाहट में आह भरी। लुलू, मुझे पता है अब तुम खुश नहीं हो और मैं भी गुस्से में हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि ये लकड़ी वाकई ज़रूरी है। मैं जड़ तराशने का काम करता हूँ, अर्जुन सक्सेना की तरह नहीं। उसे शीशम की लकड़ी के इस टुकड़े की ज़रूरत है, पर मैं ये थोड़े से पैसे में नहीं कर सकता। एक पेड़ की जड़ इतनी बड़ी लकड़ी खरीद लेती है। तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तियानयी, मत भूलना तुम दूसरी पीढ़ी के अमीर हो। हालांकि तुम्हारे पिता आमतौर पर पैसों का बहुत सख्ती से प्रबंधन करते हैं, तुम्हारा परिवार अर्जुन सक्सेना के परिवार से कहीं ज़्यादा अमीर है और अर्जुन सक्सेना ऐसी चीज़ खरीदने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार है। तराशने के लिए अच्छी लकड़ी, क्या तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ 1-2 लाख लकड़ी नहीं है? जैसे ही लंबी टोपी पहनी गई, लियू तियानई हिचकिचाए। हाँ, वह दूसरी पीढ़ी के अमीर हैं। यहाँ पैसा खर्च करने के लिए उनकी कटौती को न देखें, लेकिन उनके परिवार के पास लगभग 100 मिलियन की संपत्ति है, लेकिन उनके पिता ने उनके परिणाम नहीं देखे हैं और इसे देने के लिए तैयार नहीं हैं। तियानयी, तुम्हारे पिताजी कहते रहते हैं कि तुमने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है, इसलिए तुम उन्हें ये साबित कर सकती हो। 1 लाख या 2 लाख सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़ों से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं? कीमती लकड़ी से बेहतरीन नक्काशी की जाती है। नेहा कपूर की उच्च स्तरीय समझ ने लियू तियानी को तुरंत ही आश्वस्त कर दिया। लियू तियानई ने सिर हिलाया और कहा, लुलू, तुम सही कह रही हो। मैं बहुत दिनों से कोई काम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छी सामग्री ही नहीं है। लुलू, चिंता मत करो, इस बार मैं अर्जुन सक्सेना को ज़रूर मना लूँगा। मैं ये शीशम मंगवा रहा हूँ। नीलामी की शुरुआत में शीशम की लकड़ी के इस टुकड़े की शुरुआती कीमत 500,000 रुपये थी, जिसमें हर बार 100,000 रुपये की वृद्धि होती रही। अर्जुन सक्सेना ने 600,000 का भुगतान किया। लियू तियानई ने तुरंत गोली चलाई और 700,000 चिल्लाया। ये देखकर कि प्रतियोगी थे, अनन्या शर्मा ने पीछे मुड़कर देखा और नेहा कपूर और लियू तियानी को देखा। उसने पलटकर अर्जुन सक्सेना के कान में कहा, अर्जुन सक्सेना, नेहा कपूर और लियू तियानी यहाँ हैं, वे इस लकड़ी के टुकड़े को हथियाना चाहते हैं। ये सुनकर अर्जुन सक्सेना ने उसका छोटा सा हाथ दबाया और कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है। अर्जुन सक्सेना को पता है कि इस लकड़ी के टुकड़े की कीमत कितनी है, इसलिए उसे प्रतिस्पर्धियों से डर नहीं लगता। वैसे भी आज रात की नीलामी में पीछे की तरफ कई लकड़ी के टुकड़े हैं, इसलिए वह सबसे उपयुक्त लकड़ी ही चुनेगा। लियू तियानई की बोली की कीमत सुनकर बगल में बैठे प्रशिक्षक ने उसे संदेह से देखा और पूछा, लियू तियानई, आपने ये शीशम क्यों खरीदा? कुछ शीर्ष लियू तियानई ने कहा, बेशक मैंने इसे रूट नक्काशी के लिए खरीदा था।
प्रशिक्षक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इस शीशम की लकड़ी का बहुत कम हिस्सा ही जड़ की नक्काशी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आपको अपने तैयार डिज़ाइन के लिए इस तरह की अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अंतिम डिज़ाइन के लिए लकड़ी ढूंढना चाहते हैं, चिंता न करें, बाद में और भी उपयुक्त लकड़ी उपलब्ध होंगी। लियू त्यानई ये शब्द बिल्कुल नहीं सुन सका। अपने गुरु के सामने उसे जो ठंडी निगाहें मिली थीं, उनके बारे में सोचकर, क्योंकि बीशी को कुछ पता ही नहीं था, उसने तुरंत कहा, गुरुजी, मुझमें ये शक्ति है। क्या ये शीशम की लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं है? सिर्फ अच्छी लकड़ी से ही बढ़िया चीज़ें तराशी जा सकती हैं। शिक्षक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, पूरा काम कौशल और रचनात्मकता पर आधारित होता है। इसका लकड़ी की कीमत से कोई लेना देना नहीं है। इतना पैसा खर्च करने के बजाय तुम अपनी ताकत खुद बढ़ा सकते हो। इस टिप्पणी ने लियू त्यानई को उत्तेजित कर दिया और उन्होंने तुरंत कीमत बढ़ाने के लिए अपना पोस्टर उठा लिया। ये देखकर प्रशिक्षक ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अर्जुन सक्सेना द्वारा 1 मिलियन की बोली लगाने के बाद लियू त्यानी ने सीधे 1.2 मिलियन की बोली लगा दी। अर्जुन सक्सेना ने पीछे मुड़कर देखा और साइन बोर्ड नीचे रख दिया। इसकी कीमत 1.2 मिलियन है, जो इस शीशम की लकड़ी की कीमत से भी अधिक है। पीछे बहुत अच्छी लकड़ी है और वह घाटे में व्यापार नहीं करता। 1.2 मिलियन एक बार, 1.2 मिलियन दो बार, 1.2 मिलियन 3 बार। पंक्ति 8 और सीट 7 पर बैठे इस सज्जन को शीशम की लकड़ी का ये टुकड़ा जीतने के लिए बधाई। मेजबान ने अंतिम निर्णय लिया। लियू त्यानई गर्व से खड़े हुए और सभी के सामने मुस्कुराते हुए शीशम ले लिया। बगल में खड़ी नेहा कपूर बहुत खुश थी। अभी हाफ टाइम ही हुआ था। उसने लियू त्यानी का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। मुझे माफ़ करना अर्जुन सक्सेना, मुझे ये लकड़ी का टुकड़ा चाहिए, लियू त्यानी ने अहंकार से कहा। अर्जुन सक्सेना को चुप देखकर नेहा कपूर ने घमंड से कहा, अर्जुन सक्सेना, तुम मेरे परिवार के साथ बोली क्यों नहीं लगाते? हमने पहले 2 मिलियन निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन पता चला कि सिर्फ 10 लाख से ज़्यादा ही निकल गया। तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। इस नीलामी में वाकई असली हुनर की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों के पास तो प्रवेश की योग्यता होने के बावजूद भी इसमें हिस्सा लेने के लिए पैसे नहीं होते। ये वाकई मज़ेदार है। तियानयी, लकड़ी का ये टुकड़ा वाकई बहुत अच्छा है। हालांकि मुझे नक्काशी करना नहीं आता, फिर भी मैं इस सामग्री को देख सकती हूँ। 12 लाख लकड़ी के टुकड़ों से बना आपका ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट ज़रूर सबको हैरान कर देगा। लियू त्यानी ने उसके साथ गाना गाया। एक का चेहरा लाल था और दूसरे का चेहरा सफ़ेद, और कहा, अर्जुन सक्सेना, मुझे पता है कि तुम लकड़ी के नक्काशीकार हो, लेकिन मैं इस लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर तुम सचमुच इसे चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आखिरकार मुझे तो बस जड़ की नक्काशी के हिस्से ही चाहिए। खैर अर्जुन सक्सेना, तुम आज सबके सामने घुटने टेककर मुझसे और लुलू से माफ़ी मांगो, और मैं तुम्हें लकड़ी के इस टुकड़े का बाकी हिस्सा लकड़ी की नक्काशी के लिए कम कीमत पर बेच दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है। चिंता मत करो, जब तक तुम ईमानदारी से घुटने टेकोगे मैं तुम्हें दोस्ती की कीमत दूंगा। नेहा कपूर ने कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, तियानयी, आप बहुत उदार हैं, लेकिन मैं सहमत हूं। अर्जुन सक्सेना, क्या आप लकड़ी का ये टुकड़ा प्राप्त कर सकते हैं? यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अर्जुन सक्सेना ने उपहास किया, अपना सिर हिलाया और अवाक दिखे। नेहा कपूर और लियू त्यानी ने जब उनके हाव भाव देखे तो वे खुश नहीं हुईं। अर्जुन सक्सेना, क्या मतलब? क्या तुम्हें शीशम का ये टुकड़ा नहीं चाहिए? नेहा कपूर गुस्से से बोली। अर्जुन सक्सेना ने हाथ में पकड़ा पर्चा मेज पर रखते हुए कहा, बहुत अच्छी लकड़ी है। अगर आप इसका फ़ायदा उठाकर इसे ऊंचे दामों पर खरीदने को तैयार हैं तो बस खुश रहिए। अनन्या शर्मा भी दबंगई से अपने पति का बचाव करती हैं। नेहा कपूर, क्या आपने भुगतान किया है? गो U0026L स्पैन U0026 GT। नीलामी में सब कुछ आधिकारिक तौर पर आपका है जब तक आप इसके लिए भुगतान नहीं करते। भुगतान की बात करते हुए लियू त्यानई की अभिव्यक्ति में खिंचाव आ गया। अब उसके कार्ड में केवल 300,000 से अधिक राशि बची है, तथा वह अभी भी नहीं जानता कि अपने परिवार से शेष राशि कैसे मांगे। 300,000 रुपये तो उसकी मां ने चुपके से मांग लिए, लेकिन शेष 900,000 रुपये के लिए उसकी मां ने अनुमान लगाया कि वह एक बार में सब कुछ नहीं जुटा पाएगा, इसलिए उसे अपने पिता को फ़ोन करना पड़ा।
लेकिन जब उसने अपने पिता से 900,000 रुपये मांगे तो लियू तियानई को अचानक थोड़ा दोषी महसूस हुआ। इस समय कर्मचारी आए और मुस्कुराते हुए लियू तियानई को सामान की जांच करने और सामान लेने के लिए बैकस्टेज पर जाने के लिए कहा। लियू तियानी थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए और अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा के मुस्कुराते चेहरों के नीचे उन्होंने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, 1 मिनट रुको, मैं फ़ोन करता हूँ। पैदल चलने में 10 मिनट से ज़्यादा लग गए। जब वह वापस आया तो लियू तियानई का चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था और उसे स्पष्ट रूप से डांटा गया था। लेकिन कम से कम उसने लकड़ी खरीदने के बहाने पैसे तो मांगे। वह पैसे देने के लिए बैक स्टेज गया और कर्मचारियों ने खुद लकड़ी पहुंचाने में उनकी मदद की। जब वह फिर से अर्जुन सक्सेना की कतार के पास से गुजरा तो लियू तियानी पहले से भी ज्यादा घमंडी हो गया। अर्जुन सक्सेना, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, क्या तुम घुटनों के बल बैठकर हमसे माफी मांगोगे? अर्जुन सक्सेना ने लकड़ी के टुकड़े पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस शीशम की लकड़ी का एक टुकड़ा है, आप इसे शायद ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन आपने पहले कभी दुनिया नहीं देखी है जो समझ में आता है। जो लोग पेप्पा पिग का एक सेट खरीदने के लिए 200,000 रुपये से अधिक खर्च करने को तैयार हैं, उन्हें लकड़ी के एक टुकड़े के लिए सैकड़ों हजार रुपये अधिक खर्च करने के लिए माफ किया जा सकता है। अर्जुन सक्सेना के हर शब्द लियू तियानी के दिल को छू गए। सुबह पेप्पा पिग का वह सेट खरीदने में 200,000 रुपये से अधिक की लागत आई और मैंने जो लकड़ी का टुकड़ा खरीदा है उसकी कीमत भी 200,000 रुपये से अधिक है। फोन पर जब उसने अपने पिता को बताया कि उसने शीशम की लकड़ी का एक टुकड़ा खरीदा है तो उसके पिता ने उसे पहले ही सबक सिखा दिया था और कहा था कि लकड़ी नुकसानदेह है। अपने पिता की अभी अभी की डांट को याद करते हुए और अर्जुन सक्सेना को फिर से वही कहते हुए सुनकर लियू तियानी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अर्जुन सक्सेना की ओर बढ़ा। पिछले 2 दिनों से दबी हुई आग इस पल भड़क उठी। क्रोध और अपमान सब इस पल मुट्ठी की ताकत में बदल गए और अर्जुन सक्सेना के चेहरे पर छा गए। लेकिन इससे पहले कि वह अर्जुन सक्सेना के पास पहुंचता, अनन्या शर्मा ने उसके बगल में रखा स्टूल सीधा नीचे रख दिया। तेजी से भागते हुए लियू तियानी ने स्टूल के किनारे पर जोर से घुटने पटके। उसका बायां पैर नर्म था और उसका शरीर सीधा घुटनों के बल झुक गया। जब वह अपनी मूल स्थिति में लौटा तो ऊपर जाते समय उसकी ठुड्डी लियू तियानी की ठुड्डी से टकरा गई। रोशनी और चकमक पत्थर के बीच संयोगवश घटित हुई इन घटनाओं के परिणामस्वरूप लियू तियानी ने अपनी ठुड्डी को आंखों में आंसू भरकर ढक लिया और सीधे अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा के सामने अपने पैरों के बल घुटनों के बल बैठ गए। इतनी बहस के बाद लियू तियानई का किसी को मारने का साहस पल भर में गायब हो गया। अब वह बस एक गड्ढा ढूंढना चाहता है जिसमें वह घुस जाए और फिर कभी न उठे। अर्जुन सक्सेना ने अपने सामने घुटनों के बल बैठे लियू तियानी की ओर देखा और कहा, लियू तियानी, अगर तुम मेरे लिए घुटने टेक भी दोगे तो भी मुझे शीशम का ये टुकड़ा खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम अपनी चीजें अपने पास रखो और धीरे धीरे उनका आनंद लो। आसपास के सभी लोगों ने लियू तियानई की ओर देखा जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। नेहा कपूर ने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। लियू तियानी को जमीन पर घुटनों के बल बैठे और दर्द के मारे उठ न पा रहे देखकर उनका वहां से चले जाने का मन कर रहा था। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि वह इस प्रेमी को खो देगी। अगर आज वह अर्जुन सक्सेना को दुखी नहीं पा सकी तो भविष्य में उसे लियू तियानी पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये सोचकर नेहा कपूर ने अपना सिर काट लिया और लियू तियानई को ऊपर खींचने के लिए आगे बढ़ी और दोनों निराश होकर वहां से चले गए। दूसरे हाफ में लियू तियानई तुरंत वहां से चले गए। उनकी इतनी बड़ी बदनामी हुई थी। नीलामी स्थल पर रुकने लायक उनकी कोई सूरत नहीं बची थी। अगर वे रुके तो बस सबकी हंसी का पात्र बन जाएंगे। और अब जब उसके कार्ड में पैसे ही नहीं बचे हैं तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। लकड़ी की तस्वीर खींच ली गई है और उसे बदलने का कोई मौका नहीं है। लेकिन नेहा कपूर जाना नहीं चाहती थीं। वो रुककर देखना चाहती थीं कि अर्जुन सक्सेना के पास चीज़ें खरीदने के लिए पैसे हैं या नहीं। उसने जो कहा वो तो बहुत अच्छा था, पर वो 12 लाख भी नहीं ला पाया। हालांकि सभी ने कहा कि अर्जुन सक्सेना अब विकसित हो चुका है, नेहा कपूर हमेशा इस तथ्य को स्वीकार करने से हिचकिचाती रहीं। उन्हें इसे अपनी आंखों से देखना चाहिए। दूसरे हाफ में अर्जुन सक्सेना ने पहले तो कोई कदम नहीं उठाया जब तक कि मंच पर सागौन का एक टुकड़ा नहीं लाया गया।
लकड़ी का ये टुकड़ा अभी शीशम की लकड़ी से बड़ा है और मेजबान ने कहा कि यह एक बहुत ही कीमती और दुर्लभ लकड़ी है। जब सुंदर का परिचय दिया गया, मेजबान द्वारा दी गई शुरुआती कीमत 1 मिलियन है। जब नेहा कपूर ने कीमत सुनी तो वह तुरंत हंस पड़ी। ये लकड़ी उस शीशम की लकड़ी से भी बेहतर है और इसकी शुरुआती कीमत 10 लाख है। अर्जुन सक्सेना इसे बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन नीलामी शुरू होने के बाद अर्जुन सक्सेना ने अपने पत्ते खोलकर कीमत 100,000 तक बढ़ा दी। कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इस बार वर्ल्ड एक्सपो में भाग लेने के लिए डोंगयांग आए ज़्यादातर लोग लकड़ी की नक्काशी के शौकीन हैं। आखिरकार ये लोंगबुओ में लकड़ी की नक्काशी का गृहनगर है, इसलिए बहुत से लोग लकड़ी के लिए आते हैं। सागौन का ये टुकड़ा आज रात की सबसे अच्छी लकड़ी है और हर कोई जो लकड़ी की नक्काशी करता है वह जानता है कि सभी लकड़ियों में सागौन को तराशना सबसे कठिन है। इसलिए कुछ पुराने कलाकार अपनी ताकत साबित करने के लिए सागौन का उपयोग करना पसंद करते हैं। कीमत देखते ही देखते 20 लाख तक पहुंच गई। इस समय अर्जुन सक्सेना के अलावा बोली लगाने के लिए सिर्फ 2 लोग बचे थे। उनमें से एक 40 साल का लग रहा था और दूसरा 60 के आसपास। सिर्फ अर्जुन सक्सेना ही बचा था। वह एक नौजवान है। 60 वर्षीय व्यक्ति ने निलंबन के लिए आवेदन किया क्योंकि लकड़ी का मूल्य लगभग लकड़ी के मूल्य के बराबर था। यदि आप बोली लगाना जारी रखेंगे तो आपको जितना लाभ होगा उससे अधिक हानि होगी। इस समय आप निलंबन के लिए आवेदन कर सकते हैं और बोलीदाता एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं कि अंतिम विजेता कौन बन सकता है। इस वृद्ध सज्जन का लकड़ी की नक्काशी की दुनिया में एक अलग ही स्थान है। 40 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति से बातचीत के बाद अधेड़ व्यक्ति ने इस बोली से हटने का फैसला किया। फिर बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन सक्सेना से चर्चा की, युवक, क्या तुम मुझे सागौन की यह लकड़ी दे सकते हो? सागौन की लकड़ी पर नक्काशी करना आसान नहीं है और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। इसे आजमाने से पहले तुम दूसरी लकड़ियों पर नक्काशी का थोड़ा अनुभव हासिल कर सकते हो। अर्जुन सक्सेना ने कहा, माफ़ कीजिए सर, मैं ये लकड़ी का टुकड़ा ज़रूर लूँगा। सच कहूँ तो मैं इस लकड़ी के टुकड़े से एक कलाकृति तराशने की योजना बना रहा हूँ जिसे नए घर में प्रदर्शित किया जाएगा, इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। माफ़ कीजिए सर। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, मानो उसे उम्मीद ही नहीं थी कि युवक मना कर देगा। इस समय अर्जुन सक्सेना के बगल में खड़े कांग हैपिंग ने कहा, ओल्ड यू, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? बूढ़ा आदमी स्वाभाविक रूप से कांग हैपिंग को जानता था और तुरंत विनम्रता से कहा, राष्ट्रपति कांग, कृपया बोलें। कांग हैपिंग ने कहा, ये छोटा सा श्रीमान सक्सेना मूर्तिकला उद्योग में नया है, लेकिन उसकी क्षमताएं अद्भुत हैं। उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और एक सांकिन स्टूडियो खोला। एक युवा जिसमें अपार संभावनाएं हैं। यू लाओ, आप हमारी लकड़ी की नक्काशी की दुनिया में माउंट ताई के बिग डिपर हैं। इस तरह की सागौन की लकड़ी आपके लिए मामूली है। मुझे याद है कि आपकी पिछली परिचित्र सागौन की लकड़ी से बनी थी, इसलिए आपके लिए ये लकड़ी का टुकड़ा सोने पर सुहागा है। ये वैकल्पिक है, आप यह अवसर श्री सक्सेना के लिए छोड़ सकते हैं। ओल्ड यू, मैं इसमें थोड़ा स्वार्थ छिपा रहा हूँ। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं सचमुच मिस्टर सक्सेना की लकड़ी की नक्काशी की उपलब्धियाँ देखना चाहता हूँ। कांग हैपिंग की बातें सुनने के बाद एल्डर यू ने आश्चर्य भरे भाव से अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और कुछ आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या ये सान किंझाई का बॉस है? सान किंझाई छोटी छोटी चीज़ें खरीदता है और इसे खुले हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। तार्किक रूप से कहें तो लकड़ी की नक्काशी उद्योग में ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन उस अंक में विश्व संग्रह के कारण बहुत से लोग सान किंझाई के बारे में जानते थे और काम देखने के लिए ऑनलाइन स्टोर पर जाते थे, इसलिए वे अप्रसिद्ध हो गए। हाँ, मैं सान किंझाई के बॉस श्री अर्जुन सक्सेना हैं। कांग हैपिंग ने परिचय कराया। यू लाओ ने अर्जुन सक्सेना को प्रशंसा से देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर सक्सेना इतने युवा होंगे, वह वास्तव में डरावने हैं। चूंकि यह मेरी पीढ़ी की युवा प्रतिभा है और श्रीमान कांग, आपने व्यक्तिगत रूप से बात की है, तो मैं लकड़ी का ये टुकड़ा दे दूंगा, लेकिन श्रीमान सक्सेना, मेरी एक शर्त है। यू लाओ, बोलो ना। अर्जुन सक्सेना ने कहा, सागौन की यह लकड़ी दुर्लभ और अच्छी है। लाओ कांग की तरह मैं भी जानना चाहता हूँ कि श्री सक्सेना के हाथों में ये लकड़ी कैसी लगेगी, इसलिए जब श्री सक्सेना इस लकड़ी की नक्काशी पूरी कर लें तो क्या आप मुझे इसे देखने दे सकते हैं? मैंने तो पहले इस लकड़ी के टुकड़े को अपने नए घर में दिखाने के लिए तराशने की योजना बनाई थी। जाहिर है
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बूढ़ा यूं बस इसे देखता रहता है। अर्जुन सक्सेना ने खुश होकर कहा। कांगहेपिंग ने कहा, तो फिर मैं भी पहले से ही घूमने के लिए जगह के लिए आवेदन कर दूंगा। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं। थोड़े समय के विराम के बाद नीलामी जारी रही। इस बार बाकी दो ने बोली लगाना छोड़ दिया। आखिरकार अर्जुन सक्सेना ने 21 लाख में सागौन की लकड़ी जीत ली। जब नेहा कपूर ने बूढ़े व्यक्ति को रुकने के लिए कहते हुए देखा तो वह वास्तव में गर्व महसूस कर रही थी, ये सोचकर कि अर्जुन सक्सेना इस लकड़ी के टुकड़े को फिर से नहीं पा सकेगा। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि विराम के बाद बूढ़े व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति ने हार मान ली और अर्जुन सक्सेना ने वास्तव में इसे नीचे ले लिया। वह अपने दिल में आक्रोश के साथ इंतजार करती रही जब तक कि उसने आखिरकार अर्जुन सक्सेना को पैसे देने के लिए मंच के पीछे जाते नहीं देखा और वह वुड और अनन्या शर्मा के साथ कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गया। रास्ते भर बातें करते और हंसते रहे। नेहा कपूर दंग रह गईं। 2.1 मिलियन की लकड़ी अर्जुन सक्सेना ने कहते ही खरीद ली। क्या वह अब सचमुच इतना अमीर है? नीलामी के बाद नेहा कपूर काफ़ी देर तक अपनी सीट पर बैठी रहीं और तब तक नहीं हिली जब तक कि कर्मचारियों ने वहां की सफाई नहीं कर दी और वे निराश होकर वहां से चली गईं। इस क्षण उसे पूरी तरह से एहसास हो गया कि इस बार वह सचमुच मुद्दे से चूक गई थी। अर्जुन सक्सेना के साथ ब्रेकअप के बाद वह सचमुच आसमान छूने लगा। लियू तियानई केवल अपने पिता की पूंजी पर निर्भर थे, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने खुद बहुत पैसा कमाया। नेहा कपूर जितना ज़्यादा इस बारे में सोचती, उन्हें उतना ही ज़्यादा अफसोस होता। अगर उन्होंने अर्जुन सक्सेना से ब्रेकअप नहीं किया होता तो अनन्या शर्मा जो कुछ भी एंजॉय कर रही हैं वो सब उनका होता। दुर्भाग्यवश इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस बार एक्सपो बहुत सफल रहा। चूंकि अर्जुन सक्सेना को नीलामी में अपनी मनपसंद लकड़ी पहले ही मिल गई थी, इसलिए अगले दिन उन्होंने लकड़ी की प्रदर्शनी देखी और कांगहेपिंग के पीछे पीछे संग्रहालय पहुंच गए। लकड़ी की नक्काशी का संग्रहालय उत्कृष्ट लकड़ी की नक्काशी के कामों से भरा है, लेकिन अर्जुन सक्सेना की राय में यदि थ्री हीरोज और लूबो, जिसे वह पूरा करने वाले हैं, को यहाँ रखा जाए तो ये भी एक स्थान ले सकता है। दोपहर में अर्जुन सक्सेना अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कोची के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों की सैर पर निकले और फिर 5 बजे के बाद जोंगहाई के लिए वापस रवाना हो गए। अध्याय 448 चैट बेबी ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन पकड़ो। सोमवार 8 नवंबर। चूंकि कल रात अर्जुन सक्सेना और अन्य लोग घर पहुंचे तो 11 बज चुके थे, इसलिए आज सुबह सभी लोग देर से उठे। सुबह अनीता सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना को एक वीडियो बनाकर दिया और उनसे पूछा कि इस बार कोची में उनका खेल कैसा रहा। कल रात घर पहुंचने पर अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने दोनों पक्षों के माता पिता को संदेश भेजकर बताया कि वे सुरक्षित हैं। अनीता सक्सेना अपेक्षाकृत देर से सोईं, इसलिए उन्होंने कल रात फ़ोन करके पूछा। सक्सेना के पिता और मां ने उस समय संदेश दिया कि हम आज सुबह फिर बात करेंगे। वीडियो कनेक्ट होने के बाद मां ने एक नज़र में एक छोटा सा बड़ा चेहरा देखा जो कैमरे के सामने झुका हुआ था और मुस्कुरा रहा था, जिससे उसके मुंह में 5 छोटे सफ़ेद दांत दिखाई दे रहे थे। अनीता सक्सेना को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती पर किसी ने प्रहार किया हो और उसका चेहरा अनजाने में मुस्कुराहट से भर गया और बोली, बेबी रिया, क्या तुम दादी को अपने नए दांत दिखा रही हो? दूध दूध, केशिन ने फ़ोन पर आवाज़ लगाए। अरे मेरी छोटी पोती कितनी अच्छी है, ये दादी कितनी सुंदर है। हाल ही में अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना के सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन में बच्चे लगभग सभी को फ़ोन करने में सक्षम हो गए हैं। दादा दादी सहजता से चिल्लाए। दादा दादी थोड़ा मुश्किल था, इसलिए उन्होंने इसे सरल बनाकर ससुर सास कह दिया। हालांकि यह थोड़ा अजीब था, फिर भी अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना इससे बहुत खुश थे। केशिन, क्या तुम अपना मोबाइल फ़ोन पापा को दे सकती हो? मोबाइल फ़ोन तुम्हारे लिए बहुत भारी है और जब तुम मोबाइल फ़ोन पकड़ोगी तो दादी अपने भाई बहन को देख नहीं पाएंगी। अर्जुन सक्सेना का फ़ोन अभी सोफे पर रखा था। जब अनीता सक्सेना ने वीडियो कॉल किया तो अर्जुन सक्सेना के पास फ़ोन उठाने का समय नहीं था, लेकिन केशिन ने फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। छोटे लड़के ने उसे कसकर पकड़ लिया। अर्जुन सक्सेना उसे लेना चाहता था लेकिन दे नहीं रहा था, कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन सक्सेना ने बस उसके लिए उत्तर बटन पर क्लिक किया और इस तरह पहला दृश्य घटित हुआ। जब केशिन ने अर्जुन सक्सेना की आवाज़ सुनी तो उसने अपना सिर उठाया और उत्सुकता से अपने पिता की ओर देखा। छोटे बच्चे अब लगभग 7 महीने के हो गए हैं और परिवार के तीनों छोटे बच्चे बहुत होशियार हैं।
चाहे वे बोल रहे हों या रेंग रहे हों, वे सामान्य बच्चों से थोड़े पहले ही सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी वे अब बहुत होशियार हैं। वयस्कों का क्या मतलब होता है, ये पूरी तरह से समझना मुश्किल है, लेकिन उन्हें शोध करना पसंद है, और जब से उन्होंने भाषा सीखी है, तब से छोटे बच्चे बड़ों की बातें सुनने के अधिक शौकीन हो गए हैं, क्योंकि वे इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब भी अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा या उनकी मौसी उनसे बात करती, तीनों छोटे बच्चे बड़ों को गौर से देखते। वे बड़ों की बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बड़ों की नज़र में ऐसा नज़ारा बेहद प्यारा और बेहद प्यारा था। अर्जुन सक्सेना को अपनी छोटी बेटी की बड़ी बड़ी आंखों ने घूरा और उनका दिल तुरंत नर्म पड़ गया। वह जानता था कि किशन को अभी उसकी बात समझ में नहीं आई है, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर किशन के हाथ से फ़ोन को धीरे से खींचा और फिर अपने बगल में बैठे अपने भाई और बहन की ओर इशारा किया। किशन, भाई और बहन भी दादी से बातें करना चाहते हैं। तुम अपना मोबाइल फ़ोन पापा को दे दो, पापा उसे तुम्हारे लिए पकड़ लेंगे, ताकि तुम दोनों मिलकर दादी से बातें कर सको। किशन को कुछ कुछ समझ आ गया। जब अर्जुन सक्सेना दोबारा फ़ोन लेने आया, तो उस छोटे लड़के ने फ़ोन छोड़ दिया। अर्जुन सक्सेना ने फ़ोन को थोड़ा दूर ले लिया, ताकि उसकी गोद में बैठे तीनों बच्चे एक ही समय में देश में प्रवेश कर सकें। एक छोटा सा प्यारा बच्चा तुरंत 3 में बदल गया, और माँ किन की आंखें पानी की तरह कोमल थीं। आरव, आन्या, रिया, क्या आप इन 2 दिनों में अच्छा समय बिता रहे हैं? पिताजी और माँ तुम्हें दृश्य दिखाने ले गए थे, है ना? दादी जानती हैं कि बच्चे भी छोटे राजकुमारों और छोटी राजकुमारियों की तरह कपड़े पहनते हैं और ड्रैगन कुर्सी पर तस्वीरें खींचवाते हैं, और हमारा परिवार आरव, जो वास्तव में एक टीवी श्रृंखला में कैमियो कर सकता है, कितना अद्भुत बच्चा है। अनीता सक्सेना को अपने तीनों नन्हे पोते पोतियों से बहुत प्यार है। वह खुद से देर तक बातें कर सकती हैं, और तीनों नन्हे मुन्ने उनकी बातों का जवाब भी देते रहते हैं। इस अवधि में शिशु भाषा सीखने में हिचकिचाते हैं, इसलिए वे केवल कुछ सरल शब्द ही बोल पाते हैं, लेकिन वे बात करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। जब बड़े उनसे बात करते रहते हैं, तो छोटे बच्चे प्रतिक्रिया देते रहते हैं। तीनों छोटे बच्चे फ़ोन पर अपनी दादी की आवाज़ सुनते थे और जल्दी जल्दी आई। नन्हे मुन्नों के साथ बातचीत कोई आम बातचीत नहीं है, लेकिन माता पिता को हमेशा इसमें मज़ा आता है। जब आप प्यारे प्यारे नन्हे मुन्नों को आपसे बात करते देखते हैं, तो ये बातचीत से भी ज़्यादा दिलचस्प होता है। तीनों नन्हे शिशुओं के साथ कुछ देर तक बातचीत करने के बाद पिता सक्सेना ने अपना दिमाग लगाया और अर्जुन सक्सेना से पूछा कि इस बार विश्व एक्सपो में उसने क्या हासिल किया। अर्जुन सक्सेना ने कैमरे को उस तरफ मोड़ दिया जिससे बालकनी दिखाई दे सके। पापा, ये वो सागौन है जो मैंने नीलामी में खरीदा था। इस बार जब मैं कोची गया था, तो मैंने लकड़ी का एक अच्छा टुकड़ा खरीदने की योजना बनाई थी। जब 3 नायक और लूबो पूरा हो जाएगा, तो मैं उस पर एक बड़ा आभूषण तराशने की योजना बना रहा हूँ। बाद में नए घर में। सागौन कितनी अच्छी लकड़ी है। सुना है सागौन की यह नक्काशी सबसे दुर्लभ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसकी लकड़ी दुर्लभ है, बल्कि इसलिए भी कि इसे तराशना बहुत मुश्किल है। पापा सक्सेना ने कहा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। ठीक है, सागौन की बनावट बहुत सुंदर है, बनावट बहुत कठोर है, इसे तराशना वास्तव में कठिन है, लेकिन मैं ठीक हूँ, चिंता ना करें पिताजी। पापा सक्सेना हंसे और बोले, सही कहा, मेरे बेटे को गोली मारते ही 2 करोड़ लकड़ी की नक्काशी का ऑर्डर मिल गया। पापा को तुम पर पूरा भरोसा है। तो तुम क्या तराशना चाहते हो? तुम। पिताजी सक्सेना के शब्द पूरे होने से पहले ही बाहर रह गए 3 छोटे लड़के चिंतित हो गए। आरव की क्रिया शक्ति हमेशा से सबसे प्रबल रही है। अपने पिता को दादाजी से बातें करते देखकर उन्हें छोड़कर उस छोटे से बच्चे ने अर्जुन सक्सेना का हाथ पकड़ लिया और खड़ा हो गया। दूसरा छोटा हाथ अर्जुन सक्सेना के हाथ में रखे मोबाइल को पकड़ने वाला था। वह अभी भी शब्द दोहरा रहा था, दादाजी, दादाजी। पापा सक्सेना ने जब अपने बड़े पोते की आवाज़ सुनी, तो तुरंत मुस्कुराते हुए बोले, अरे आरव, दादाजी आ गए। हमारा सबसे बड़ा पोता दादाजी से क्या कहना चाहता है? दादाजी, याया। आरव एक हाथ से अर्जुन सक्सेना को और दूसरे हाथ से फ़ोन को खींच रहा था, बिना रुके बड़बड़ा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। बगल में बैठी अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे नन्हे बच्चे को अब बातें करना बहुत पसंद है। ये देखकर कि हमारे बड़े लोग उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, ये नन्हे बच्चे बेचैन हो रहे हैं।
अर्जुन सक्सेना ने अपने बेटे को गिरने से बचाने के लिए उसे बाहों में भर लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मी पापा, आपको पता नहीं, अब ये तीनों नन्हे मुन्ने बड़ों से बातें करना पसंद करते हैं। हालांकि ये ज़्यादा बोल नहीं पाते, पर इन्हें बड़ों से बातें करना खास तौर पर पसंद है। हमने बातें की और तीनों आंटियों ने कल रात कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे हमारे तीनों बच्चे आपस में बातें कर रहे हों। अच्छी बात, माँ ने कहा। छोटे बच्चे अभी बोलना सीख रहे हैं और यही वह समय है जब उन्हें ये दिलचस्प लगता है। इस समय उन्हें और प्रोत्साहित करें, उनसे ज़्यादा बात करें और वे धीरे धीरे बात करेंगे। अध्याय 449वां स्कूल धमकाने वाली पत्नी। मौके पर ही विरोधी दिनचर्या। जब अनन्या शर्मा क्लास से वापस आई तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने तीनों बच्चों को अर्जुन के माता पिता से बात करते सुना। वह मुस्कुराते हुए अंदर आई और बोली, बच्चे फिर से बात कर रहे हैं। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मैंने अभी पापा से बात की है, और आरव जल्दी से फ़ोन उठाने के लिए आगे बढ़ा। अनन्या शर्मा हाथ धोने गईं, बाहर आई और बेटे को गोद में उठाकर बोली, हमारे नन्हे आरव को बातें करना बहुत पसंद है, तो हमें जल्दी बोलना सीखना चाहिए ताकि दादा दादी से बातें कर सकें। अब तुम बच्चे की भाषा बोलते हो, दादा दादी को समझना बहुत मुश्किल होता है। छोटे बच्चे कुछ देर तक सक्सेना के पिता और माँ के साथ बातें करते रहे और जब उन्हें नींद आने लगी तो अनीता सक्सेना ने फ़ोन रख दिया। तीनों बच्चों को सुलाते हुए अनन्या शर्मा ने रहस्यमय तरीके से अर्जुन सक्सेना से कहा, अर्जुन सक्सेना, मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा के पीछे दूसरे बेडरूम में चला गया। जब से अर्जुन सक्सेना मास्टर बेडरूम में रहने चले गए हैं, घर का दूसरा बेडरूम खाली पड़ा है। पिछला अध्ययन कक्ष अब अर्जुन सक्सेना के विशिष्ट स्टूडियो में बदल गया है। थ्री हीरोज और लूबो की नक्काशी के लिए उच्च पर्यावरणीय आवश्यकताओं के कारण अनन्या शर्मा टैबलेट पर पेंटिंग करते समय के अलावा शायद ही कभी अध्ययन कक्ष में काम करते हैं, लेकिन फिर भी यह असुविधाजनक था। इस बारे में सोचने के बाद अनन्या शर्मा ने पेंटिंग में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें दूसरे बेडरूम में रख दीं। इन दिनों वह ज़्यादातर यहाँ अकेले काम करती थी या किसी कंपनी में जाती थी। अरे ये देखो, अनन्या शर्मा ने उम्मीद से टैबलेट अर्जुन सक्सेना को थमा दिया। अर्जुन सक्सेना ने नीचे देखा तो टैबलेट पर एक एनीमे किरदार की तस्वीर थी। तस्वीर एक खूबसूरत आदमी की थी जो लंबा चोगा पहने हुए था और एक हाथ में कमरबंद लिए हुए था जिससे उसकी लंबी टांगें दिखाई दे रही थीं। मुकुट पहने हुए चेहरे की विशेषताएं त्रिआयामी और विशद हैं। ऊंचा नाकपुल, थोड़ा सिकुड़ा हुआ होंठ रेखा, पतली आड़ू फूल आंखें और पलकें थोड़ा नीचे दबाई जाती हैं जो थोड़ा भयंकर गति जोड़ती हैं। लंबे बाल कमर पर लटकते हैं, कनपटियों पर ड्रैगन दाढ़ी और बैंग्स दिखाई देते हैं और बालों का विवरण बहुत बारीकी से संभाला जाता है। यह एनिमेशन हीरो है? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और खुश होकर बोली, अच्छा। अर्जुन सक्सेना, इस तस्वीर के बारे में आपकी क्या राय है? अर्जुन सक्सेना ने ध्यान से एक बार फिर देखा और कहा, सच कहूँ तो वह बहुत सुंदर है, मैं भी उसे दोबारा देखने से खुद को नहीं रोक सकता। हे, कई संशोधनों के बाद मैंने इसे चुना। मैंने काल्पनिक उपन्यासों में पुरुष पात्रों के कई वर्णन पढ़े थे और आखिरकार इस संस्करण पर पहुंच गया। मुझे लगता है कि फैंटेसी रूपांतरण एनिमेशन के लिए किताब के पात्रों को ठोस रूप देना जरूरी है और छवि भी अच्छी होनी चाहिए। फैंटेसी कथानक मुख्य रूप से पुरुष दर्शकों को आकर्षित करता है। जहां तक दिखावट की बात है तो यह महिला दर्शकों को आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा पुरुष प्रधान किरदार, मुझे लगता है कि लड़कियों को यह जरूर पसंद आएगा। ये सुनकर अर्जुन सक्सेना ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और बोला, लड़कियों को पसंद आएगा। अनन्या, तो तुम्हें भी ये टाइप पसंद है? अनन्या शर्मा कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गईं, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। ये एक सवाल है जो भेजना ही है। अगर जवाब अच्छा नहीं आया तो बात खत्म। अनन्या शर्मा ने कुछ देर सोचा और कहा, बेशक मुझे अपने बनाए एनीमे पात्र बहुत पसंद हैं, लेकिन मेरे दिल में मुझे आपका प्रकार सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी छवि को अपने पुरुष नायक के रूप में उपयोग करता हूं, तो यह निश्चित रूप से अधिक महिला दर्शकों को आकर्षित करेगा। लेकिन मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं आपकी छवि साझा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं केवल पीछे हट सकता हूं। अगला, इसका उपयोग करें। अर्जुन सक्सेना हल्के से हंसा, हाथ बढ़ाकर उसके गाल को हल्के से दबाया। हाँ, तुम्हारे अंदर जीवित रहने की प्रबल इच्छा है। गो U0026 हेल्थ स्पैन U0026 GT
हे आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं। मैंने शुरुआती दौर में कई महिला किरदार भी डिज़ाइन किए हैं। अर्जुन सक्सेना ने पीछे स्क्रॉल करना जारी रखा। प्रत्येक महिला चरित्र की अपनी विशेषताएं हैं, चाहे वह कपड़े हों या चेहरे की विशेषताएं, वे उपन्यास में वर्णन के बहुत करीब हैं, ताकि जब अनन्या शर्मा ने इसका परिचय नहीं दिया था तो अर्जुन सक्सेना को ये पता था। संख्या। अर्जुन सक्सेना, इन तस्वीरों के बारे में आपकी क्या राय है? अनन्या शर्मा ने चमकती आंखों से पूछा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे विश्वास है कि इस तरह की इमेज के साथ मॉडलिंग और एनिमेशन बनाते समय बहुत से लोग इसे पसंद करेंगे। फिर आप बताएं, आपने अभी जिन महिला किरदारों को देखा उनमें सबसे ज्यादा दिखने वाली कौन है? अनन्या शर्मा ने पलटकर उनसे सवाल दाग दिया। अर्जुन सक्सेना जवाब देने ही वाले थे, अनन्या शर्मा ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, आप यह नहीं कह सकते कि मैं सबसे अच्छी दिखती हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी यह जवाब दिया है। आप केवल इन पात्रों में से सबसे अच्छे दिखने वाले चरित्र को ही चुन सकते हैं। हे वह स्मार्ट है। अर्जुन सक्सेना को किसने कहा था कि उसे अभी सेट कर दे? अब वो न सिर्फ वापस जाना चाहती है, बल्कि उसका रास्ता भी रोकना चाहती है। वो देखना चाहती है कि इस बार अर्जुन सक्सेना कैसे बचने की चाहत दिखाता है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और महिला चरित्र की पहली तस्वीर निकाली। जनता के सौंदर्य शास्त्र और चरित्र के अपने व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से ये सबसे अच्छी दिखने वाली महिला प्रधान होनी चाहिए, क्योंकि जब लेखक ने इस चरित्र को डिज़ाइन किया तो उसने उसे अपने दिल में सर्वश्रेष्ठ बनाया है। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि जब आप इन पात्रों को चित्रित कर रही थीं, अनन्या, तो आपने मुख्य महिला पात्र पर अधिक समय और ऊर्जा खर्च की, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी लग रही हैं। लेकिन अर्जुन सक्सेना ने फिर महिला नंबर 3 की तस्वीर निकाली और कहा, मेरे निजी नज़रिए से मुझे ये तस्वीर ज़्यादा पसंद है। मैंने मूल उपन्यास पढ़ा है और मैं उपन्यास में इस महिला पात्र की छवि, साथ ही उसकी कई छोटी छोटी हरकतें और छोटे छोटे हाव भाव भी जानता हूँ। आदतें मेरी पत्नी से काफ़ी मिलती जुलती हैं, इसलिए वह आज भी मेरे दिल में सबसे अच्छी है। कट। इतने बड़े बड़े शब्द बोलने का मतलब जिंदा रहने की चाहत नहीं है, अनन्या शर्मा ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा कहा। पत्नी जवाब दे रही है, मेरे खुदाई करने के व्यवहार ने अभी अभी मेरी पत्नी की छोटी पूंछ को मारा है, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने अपने कार्यों से विरोधाभास को सीधे हल कर दिया। उन्होंने अनन्या शर्मा की कमर को गले लगाया और धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी द्वारा बनाए गए महिला पात्र बहुत सुंदर हैं और मूल काम के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाते हैं। मेरे लिए उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनना बहुत मुश्किल है, और इसके अलावा मेरे सामने इतनी सुंदर पत्नी है। इन 2 आयामी एनिमेशन पात्रों की तुलना मेरी पत्नी से कैसे की जा सकती है? मेरी पत्नी जिद करती है कि मैं सबसे अच्छा दिखने वाला चुनूं। एक मजबूत आदमी के लिए क्या ये मुश्किल नहीं है? बोलने के बाद उन्होंने अपना सिर नीचे किया और अनन्या शर्मा को चूमा। अनन्या शर्मा के गाल लाल हो गए और वह फुसफुसाए, अर्जुन सक्सेना, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम इतने वाक्पटु हो? ये शब्द सिर्फ अकेले में ही कहे जा सकते हैं, बच्चों के सामने नहीं। वे अभी अभी बोलना सीख रहे हैं। अगर आप उन्हें गलत तरीके से सिखाएंगे तो ये बुरा होगा। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं अभी आरव को अकेले में बुलाता हूँ। आरव एक लड़का है जो बाद में बड़ा हो गया, लेकिन एक पत्नी की भीख मांगना चाहता है, अपने पिता के साथ बात करने की कला के बारे में और अधिक सीखना चाहता है, और फिर मैं भविष्य में अपने पिता की तरह बन सकता हूँ, अपनी माँ जितनी सुंदर पत्नी से शादी करने के लिए। अनन्या शर्मा ने उसे हल्के से मारा और बोली, दिन भर कोई औपचारिकता नहीं है, आरव अभी 7 महीने का भी नहीं हुआ है, आगे से बीवी से पूछने की सोच भी कैसे सकता है? तुम्हें आरव को बुरा सिखाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, मेरी पत्नी की बात सुनो, वह उसे जो चाहे सिखा सकती है। अर्जुन सक्सेना ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा। अनन्या शर्मा ने मुख्य पात्रों की छवि गढ़ी है, वहीं कई सहायक चित्रकारों के सहायक पात्रों को भी चित्रित किया गया है। लघु वस्तु समूह ने भी मूल रूप से प्रारंभिक चरण में 100,000 पात्रों में छोटी वस्तुओं को चित्रित किया है। राजेश कुमार ने 2 लाख शब्दों का फॉलोअप भेजा है। सामग्री पढ़ने के बाद अनन्या शर्मा अब एनिमेशन शुरू करने की योजना बना रही हैं। दूसरी ओर जो जियांगपेंग ने अर्जुन सक्सेना को फ़ोन किया और कहा कि हनलांग संस्कृति का आधिकारिक एपीपी तैयार है। अनन्या शर्मा ये खबर सुनकर बहुत खुश हुईं। बहुत बढ़िया, यदि एपीपी तैयार है तो जब हमारा प्रचार वीडियो का पहला संस्करण आएगा तो आप इसे प्रीहीटिंग के लिए एपीपी में डाल सकते हैं।
जब समय आए तो मूल पुस्तक को पहले रखें, पाठकों और प्रशंसकों की एक लहर को आकर्षित करें और नाटक के प्रशंसकों को विकसित करें। अर्जुन सक्सेना ने उसकी खुशी को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं भाई जियांगपिंग को बुलाता हूँ, उन्हें ऐप की बारीकियां पता हैं और फिर आप दोनों आमने सामने बात कर सकते हैं। अगर कोई बदलाव हो तो वे खुद आ सकते हैं। संशोधन कर लीजिए। ठीक है, चलो हमारी कंपनी के साथ एक नियुक्ति करते हैं। उसी दिन दोपहर में जो जियांगपिंग ने दोपहर की छुट्टी ली और एपीपी कार्यक्रम की सभी तैयार की गई सामग्रियों के साथ हनलांग संस्कृति में आ गए। गाड़ी आंगन के गेट पर रुकी। जो जियांगपिंग गाड़ी से उतरा और सामने छोटा सा आंगन और आंगन में 2 मंजिला इमारत देखी। उसकी आंखों में हैरानी और ईर्ष्या थी। आज अर्जुन सक्सेना वहां थे। जब जो जियांगपिंग अंदर आए तो अनन्या शर्मा ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में थी और अर्जुन सक्सेना नीचे थे। भाई जियांगपिंग, थोड़ी देर सोफे पर आकर बैठो, अनन्या की साइड लगभग 10 मिनट में खत्म हो जाएगी और वो थोड़ी देर में नीचे आ जाएगी, अर्जुन सक्सेना ने कहा। जो जियांगपिंग ने सिर हिलाया, सावधानी से अपने हाथों को रगड़ा और अपने नीचे नरम चमड़े के सोफे पर बैठ गया। मेरे सामने बिछी रजाई हाथ से पीसी हुई कॉफ़ी से भरी हुई थी, जो बहुत गर्म थी और हवा में कॉफ़ी की हल्की सुगंध थी। जो जियांगपिंग ने चारों ओर देखा, अर्जुन सक्सेना की ओर मुड़े और कहा, अर्जुन सक्सेना, आपकी कंपनी वास्तव में अच्छी लग रही है। जब कंपनी पहले खुली थी तो मैं एक व्यावसायिक यात्रा पर था और आपके उद्घाटन समारोह में नहीं आ सका था। यह मेरा यहाँ पहला आगमन है और मुझे आश्चर्य हो रहा है। मेरी माँ मुझसे कहती रहती थी कि अब तुम बहुत होनहार हो। तुमने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है और लकड़ी की नक्काशी की दुकान खोली है। तुमने हमारे शहर में एक शैम्पू का कारखाना भी लगाया है। अब तुमने यह एनिमेशन कंपनी खोल ली है। मैं वाकई बहुत हैरान हूँ। अब तुम्हारी कंपनी का प्रदर्शन देखकर मुझे आखिरकार समझ आ गया है कि मेरी माँ मुझे तुम्हारे बारे में क्यों बताती रहती हैं। अर्जुन सक्सेना, अब आप सचमुच अच्छे हैं। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, ये हनलंग संस्कृति अनन्या द्वारा संचालित है। जो जियांगपिंग ने कहा, आप और आपके छोटे भाई बहन अद्भुत हैं। अर्जुन सक्सेना, मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं और आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं। मुंबई एक ऐसी जगह है जहां ज़मीन का एक एक इंच महंगा है और जिंदगी की रफ्तार तेज है। हमारे गृहनगर के लोगों की नज़र में मुंबई सचमुच एक बड़ा शहर है। हम में से जो लोग मुंबई में काम करते हैं वे अद्भुत हैं। हालांकि हर कोई उतना ग्लैमरस नहीं होता जितना दिखता है। मैं इतने सालों से मुंबई में हूं, लेकिन जब मैं सोचता हूं तो लगता है कि मैं अभी तक वहां मजबूती से पैर नहीं जमा पाया हूं। आपकी तुलना में तो मैं सचमुच बहुत बुरा हूं। अर्जुन सक्सेना ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, भाई जियांगपिंग, ऐसा मत कहो। तुम इतने सालों से मुंबई में हो और अपनी फसल खुद काटी है। देखो, जब हमारी कंपनी कोई ऐप बनाती है तो क्या हमें तुमसे मदद नहीं मांगनी पड़ती। जो जियांगपिंग ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, इसे मदद कैसे कहा जा सकता है। ये तो एक साधारण ऐप है। कई ऐप डेवलपमेंट कंपनियां इसे बना सकती हैं। अर्जुन सक्सेना, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप मुझे ढूंढ पाए। मैं भी बहुत खुश हूँ। हमारा गृहनगर एक साथ है। हालांकि शुरुआती वर्षों में आपका परिवार मुंबई में रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मेरे माता पिता और आपके माता पिता बहुत करीब आ गए हैं। आप हमेशा मेरे लिए पड़ोसी रहे हैं। भाई, मेरे दिल में आपका परिवार हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। पहले मेरे चाचा यहीं मुंबई में व्यापार करते थे। उस समय हर भारतीय नववर्ष पर हमें आपके परिवार से बहुत ईर्ष्या होती थी। मैंने मुंबई आने का फैसला असल में भारतीय नववर्ष के कारण ही किया था। मैं अक्सर आपको मुंबई के बारे में बात करते सुनता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत समृद्धि है। हालांकि वो बातें बाद में हुई, लेकिन अब जब आप मुंबई लौट आए हैं तो आप यहाँ अपनी कंपनी और उद्यम चला रहे हैं। मुझे आपके लिए बहुत खुशी है। धन्यवाद भाई जियांगपिंग, अर्जुन सक्सेना ने कहा। भाई जियांगपिंग, माफ़ करना, मीटिंग अभी अभी खत्म हुई है। अनन्या शर्मा नीचे आई, अर्जुन सक्सेना के पास गईं और मुस्कुराते हुए बैठ गईं। नमस्ते भाई और बहन। जो जियांगपिंग ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। तो चलिए ऐप पर एक नज़र डालते हैं। मैं आपको ऐप की कार्यप्रणाली दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है। इसके बाद जो जियांगपिंग ने अपना लैपटॉप निकाला और एक विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एपीपी खोला।
इसे पढ़ने के बाद अर्जुन सक्सेना ने अपने बगल में बैठी अनन्या शर्मा से पूछा, अनन्या आपको क्या लगता है? अनन्या शर्मा ने कहा, ये बहुत अच्छा है, पृष्ठ संक्षिप्त है, ऑपरेशन अपेक्षाकृत सरल और सहज है, और पृष्ठभूमि सेटिंग हमारे हनलंग संस्कृति लोगों से बहुत अच्छी तरह मेल खाती है। जो जियांगपेंग ने किनारे से कहा, हाँ, इस ऐप को बनाने से पहले मैंने जानबूझकर हनलांग संस्कृति का लोगो खोजा था, क्योंकि आपने कहा था कि ऐप का नाम हनलांग संस्कृति के नाम पर रखा जाना चाहिए, इसलिए जब मैंने ऐप बनाया तो मैंने उस पर हनलांग संस्कृति का लोगो लगाने की पूरी कोशिश की। हनलांग संस्कृति के तत्व इसमें समाहित हैं। बाजार में अब एक ही तरह के कई ऐप उपलब्ध हैं और कई बड़े वीडियो ऐप भी हैं, इसलिए अभी भी एक निश्चित स्तर की प्रतिस्पर्धा है। ये कॉर्पोरेट छवि के ज़्यादा अनुरूप है और इसमें कॉर्पोरेट विशेषताएं हैं जिससे लोगों को याद रखना आसान हो जाता है। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, भाई जियांगपेंग, आपका विचार बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि एपीपी संचालन में कोई समस्या है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी और सामग्री जोड़ी जा सकती है। जो जियांगपेंग ने पूछा, आप किस तरह की सामग्री के बारे में बात कर रहे हैं? उसने पहले ही कलम और कागज़ निकाल कर रिकॉर्ड कर लिया है, जिसे एक व्यावसायिक बीमारी भी माना जाता है। पार्टी बी के साथ लंबे समय तक रहने के बाद जब पार्टी ए आमतौर पर कोई अनुरोध करती है तो वे तुरंत उसे लिख लेते हैं। भाई जियांगपेंग, अनन्या और मैंने पहले इस पर चर्चा की थी। हनलांग कल्चर के पहले एनिमेशन को ऑनलाइन आने में अभी कुछ समय लगेगा, इसलिए हम एक प्री प्रमोशनल वीडियो बनाकर उसे पहले ऐप पर डाल सकते हैं। इसके अलावा मूल संस्करण भी पहले लॉन्च किया जाएगा। मैंने अभी देखा कि ऐप मुख्य रूप से वीडियो कार्यों के लिए है, लेकिन प्रारंभिक चरण में इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को पढ़ना था, इसलिए पढ़ने और ब्राउजिंग के लिए एक अनुभाग जोड़ना आवश्यक हो सकता है। जो जियांगपेंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं देखता हूँ, एक रीडिंग सेक्शन जोड़ना बहुत सरल है, आप इसे एक छोटे से कार्यक्रम के साथ कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन सक्सेना, मैं आपकी बात सुनता हूँ, रीडिंग सेक्शन प्रारंभिक चरण में एक भूमिका निभाता है, इसलिए मुझे लगता है आपको इस रीडिंग सेक्शन को पूरे कार्यक्रम में एकीकृत करना चाहिए, न कि एक अलग सेक्शन जोड़ना चाहिए, है ना? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। जो जियांगपेंग ने तुरंत योजना बनाना शुरू कर दिया और फिर दोनों के साथ इस पर चर्चा की कि दोनों में कैसे एकीकरण किया जाए। इस चर्चा को आधे घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका था। अंत में अनन्या शर्मा ने कहा, भाई जियांगपेंग, आप वाकई पेशेवर हैं। इस बार मुझे आप बिल्कुल सही लगे। हनलंग कल्चर ऐप के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए धन्यवाद। जो जियांगपेंग, जिसकी प्रशंसा की गई थी, शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और बोला, भाई और बहन, आप और अर्जुन सक्सेना दोनों हमारे अपने लोग हैं। मैं आपके लिए एक ऐप बनाऊंगा और उसे अच्छे से बनाने की पूरी कोशिश करूंगा।